डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 71। आखिरी डिब्बे में पका हुआ गोमांस था। ये पका हुआ गोमांस था जो नर्म और पूरी तरह से पका हुआ था। भाई ये ने सुबह सुबह गोमांस का स्टू बनाया था और उसने यह मांस कल थोक बाजार से खरीदा था। जिस बॉस ने पहले उसे चिकन ब्रेस्ट बेचा था, उसके पास बिना बिके गोमांस का एक बैच प्राप्त करने के लिए संपर्क था, कथित तौर पर स्थानीय रणनीतिक भंडार से, जिसे समय समय पर बाहर निकालना आवश्यक था। कहा जाता है कि मांस के इस बैच को आधे साल से अधिक समय तक जमा कर रखा गया था और इसका सामान्य विक्रय मूल्य सामान्य मांस के मूल्य का केवल आधा या एक तिहाई ही था। स्थानीय गोमांस पहले से ही 41 युआन प्रति किलो था, लेकिन मालिक ने बाई ये को गोमांस का ये बैच 18 किलो में दिया। ये सचमुच सस्ता था, हालांकि ये सस्तापन बाजार मूल्य के सापेक्ष था। जब इसे किसी स्टॉल के बेंटो बॉक्स में पैक किया जाता था तो ये सस्ता नहीं रहता था। भाई ये ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसे खरीद लिया। पहली बात तो ये थी कि यह एक बहुत अच्छा अवसर था। अगर उसने इस बार इसे नहीं भुनाया तो मालिक शायद इसे दोबारा स्टॉक करने की हिम्मत न करे। दूसरे, हालांकि वह बेंटो स्टॉल को ज्यादा समय से नहीं चला रहा था, फिर भी उसने काफी कमाई कर ली थी। अब उसके पास चीनी व्यंजन और रात का खाना दोनों उपलब्ध थे। वह प्रत्येक भोजन के लिए 200 भाग बेच सकता था, जिससे उसे प्रति भाग औसतन 3 या 4 युआन का शुद्ध लाभ होता था। इसलिए वो प्रतिदिन 6 या 700 युआन कमा सकता था। इसे महज एक बेंटो स्टॉल समझकर कम मत आंकिए, इसने वास्तव में काफी पैसा कमाया। बेशक इसका एक कारण ये भी था कि बाई ये ने कुशलतापूर्वक इस प्रणाली का उपयोग किया और इसके लाभों का सक्रिय रूप से फायदा उठाया। इसलिए बाई ये को लगा कि कभी कभार एक समय के भोजन के लिए थोड़ा कम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाई ये द्वारा फ्रोजन बीफ खरीदने के बाद उसने तुरंत उसे कार में डाल दिया और फ्रोजन बीफ तुरंत कैनिंग ग्रेड से कमर्शियल ग्रेड में अपग्रेड हो गया। इसी क्षण बाई ये को समझ आया कि सिस्टम में गोमांस को इस तरह वर्गीकृत किया जाता है। उसे ये भी पता चला कि कमर्शियल ग्रेड सबसे निम्न स्तर का ग्रेड नहीं होता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब बूढ़ा मालिक उसे गीले बाजार से ले जाया करता था, तो वह हमेशा कुछ मांसों पर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी करता था, ये कहते हुए कि उनका उपयोग केवल डिब्बाबंद करने के लिए किया जाता है। बेशक ये युग पर भी निर्भर करता था। आजकल कई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और कुछ सैन्य डिब्बाबंद सामानों में भी बहुत अच्छी सामग्री का उपयोग किया जाता है। दरअसल बाई ये को यह नहीं पता था कि इस प्रणाली के मूल्यांकन मानक उसकी दुनिया के मानकों से कहीं अधिक उच्च थे। इस प्रणाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ तक कि व्यावसायिक स्तर का मांस भी पहले से ही बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी मात्रा में गोमांस होने के कारण इसे बर्बाद करना स्वाभाविक नहीं था, इसलिए बाइये ने इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाने का विकल्प चुना। खाना इतनी धीमी गति से पक रहा था कि जब वह दोपहर के भोजन के लिए निकला तो गोमांस बिल्कुल सही पका था। क्योंकि उसमें मांस की मात्रा अधिक थी और बाइये ने जानबूझकर उसमें काफी पानी मिलाया था, इसलिए सूप भी काफी मात्रा में बन गया था। इस तरह से पकाया गया गोमांस का स्टू सबसे स्वादिष्ट और सबसे गाढ़ा सूप था। तो आज बाई ये ने बॉस झो के लिए बीफ नूडल्स तैयार किए। बॉस झो के हिस्से में भरपूर मात्रा में गोमांस था। नूडल्स के अलावा यह आधे वसायुक्त आधे दुबले गोमांस के टुकड़ों से ढका हुआ था। जब तक कि वह ठंडा बीफ शंक न हो, तब तक बीफ का सबसे अच्छा स्वाद हमेशा कम वसा वाला ही होता है। स्टू बनाने के लिए इसमें खुशबूदार होने के लिए कुछ वसा की आवश्यकता होती है। हालांकि बेंटो बॉक्स में अच्छी मात्रा में गोमांस भी परोसा गया था, प्रति भाग पूरे 6 टुकड़े, साथ ही स्वादिष्ट भरपूर गोमांस शोरबा का एक बड़ा चम्मच। सूप में भीगे हुए चावल खाना भी अपने आप में एक खास अनुभव था। आज दोपहर के भोजन में ज्यादा व्यंजन नहीं थे। मुख्य व्यंजन गोमांस था, अन्य अंडे के व्यंजन साइड डिश थे और कुछ छोटी छोटी अचार वाली सब्जियां भी थी जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता था। क्योंकि ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए आज के बेंटो बॉक्स की कीमत लगभग 12 युआन थी।
लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी और किसी ने भी गोमांस या भेड़ का मांस न खाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। जब आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप खाने पीने के मामले में ज्यादा नखरे नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ मंगोलियाई और मांचू जैसी कई अल्पसंख्यक जनजातियां हैं जिन्हें गोमांस बहुत पसंद है। गोमांस देखकर सब लोग सचमुच दंग रह गए। अगर उन्होंने आज के व्यंजनों में पहले से ही बहुत सारे अंडे देखे होते, तो शायद उन्होंने अंडे के प्रचार के बारे में मजाक किया होता। लेकिन गोमांस, चाहे कितनी भी छूट पर गोमांस उपलब्ध हो, वह आमतौर पर बहुत सस्ता नहीं होता था। दरअसल कुछ छोटे फूड स्टॉलों पर गोमांस भी मिलता था, लेकिन वे आमतौर पर बारीक कटे या स्लाइस किए हुए गोमांस के टुकड़े होते थे जिन्हें भूनकर फिर मसालेदार या नमकीन जैसे तेज मसालों के साथ बनाया जाता था ताकि मांस की औसत दर्जे की गुणवत्ता को छिपाया जा सके। लेकिन पारदर्शी स्टू, ये तो बिल्कुल असंभव था। यह मांस की गुणवत्ता का परीक्षण करने का सबसे कठिन तरीका था। यह अच्छा था या बुरा, एक निवाला लेते ही तुरंत पता चल जाता था। बीफ, ये सचमुच बीफ है। मैंने कैफेटेरिया में कभी गोमांस नहीं देखा, बेंटो स्टॉल पर तो दूर की बात है। हाँ, गोमांस इतना महंगा है कि हम इसे केवल नए साल के दौरान ही खाने की मेज पर देखते हैं और अन्यथा इसे शायद ही कभी खरीदते हैं। कैफेटेरिया का तो जिक्र भी मत करो, हमारा कैफेटेरिया तो कैफेटेरिया न होने से भी बदतर है। अगर लिटिल बॉस हमारे कैफेटेरिया का इंचार्ज होता, तो ये बहुत अच्छा होता। आह, ये तो मुश्किल है। मैंने सुना है कि कैंटीन का काम आउटसोर्स कर दिया गया है। अगर वे अनुबंध खत्म भी करना चाहें, तो भी परेशानी होगी। मालिक अच्छा आदमी है, वो कभी हमारी तनख्वाह में देरी नहीं करता, इसलिए उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। हाँ, हम हर दिन बाहर खाना खाने आ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जब वे अभी भी बातचीत कर रहे थे, तभी कुछ लोग अपने खरीदे हुए बेंटो बॉक्स को एक तरफ ले गए और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। सूप में भीगे हुए चावल का ये निवाला सचमुच मांस के स्वाद से भरपूर था, और इसमें चर्बी और दुबले दोनों हिस्सों वाला गोमांस का एक टुकड़ा मिलाने से यह वास्तव में संतोषजनक बन गया। अरे अरे, तुम लोग बस सिर झुकाकर मत खाओ। कैसा लग रहा है? खाना न मिलने के बावजूद किसी ने जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों को चिढ़ाया जो सिर झुकाकर खा रहे थे। ये लोग अजीब तरह से ऊपर देखने लगे, उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। स्वादिष्ट। हाँ हाँ, इतना कहकर उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा, क्योंकि उनके पास दूसरों के बारे में सोचने का अतिरिक्त समय नहीं था। गोमांस वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन अन्य व्यंजन भी अच्छे थे। पहले तो कुछ लोगों को चिंता थी कि शायद लिटिल बॉस को अंडा फ्राई राइस बनाने में महारत हासिल नहीं है, और शायद इसी असफल प्रयास के कारण ऐसा हुआ। लेकिन खाने के बाद चावल लचीले थे, अंडे फूले हुए थे, और बीच बीच में बिखरे हुए छोटे छोटे हरे प्याज बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट थे। भाई ये फुर्तीला और कुशल था, और चूंकि आज केवल कुछ ही व्यंजन थे, इसलिए कतार धीरे धीरे छोटी होती गई। तभी एक हष्टमंजिका महिला करछूल लिए अंदर से बाहर निकली। हाँ, तो तुम ही हो, बच्चे जो हर रोज बाहर स्टॉल लगाकर मेरा धंधा छीन रहे हो। जैसे ही वह महिला प्रकट हुई, जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना भोजन पूरा नहीं किया था, उन सभी ने तेवर चढ़ा लिए। भाभी होंग, क्या आपकी बात अनुचित नहीं है? बिल्कुल सही, आप कहते हैं कि दूसरे आपका कारोबार चुरा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि आप जो खाना बनाते हैं वह इंसानों के खाने लायक है या नहीं? तुम्हारे यहाँ हमेशा 4 व्यंजन और एक सूप होता है। सेवई के साथ सुअर के मांस का स्टू, ये किस तरह का मांस है? ये तो बस चर्बीदार सुअर का पेट है। एक बार मुझे आखिरकार मांस का एक टुकड़ा दिखा जो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे पलटा, तो बाप रे, ये तो बूढ़ी सुअरनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 10 बार बच्चे दिए हों। पीले रंग का हेलमेट टेढ़ा पहने हुए ये बात कहने वाले व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के भाभी हॉर्न को जवाब दिया। उनके बोलने के बाद उनके आसपास के लोग कुछ देर चुप रहे, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। वे सभी 30-40 साल के आसपास के खुरदुरे स्वभाव के पुरुष थे, जो आमतौर पर बहुत ही भद्दे लहजे में बात करते थे, और अब वे सब समझ गए थे। बाई ये ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने समझाया, और बाई ये का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हे भगवान, क्या विवाहित पुरुषों की दुनिया इतनी बेरोक-टोक होती है। बाई ये को अचानक यह एहसास हुआ कि यद्यपि वो विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था, लेकिन इन लोगों की तुलना में वह निश्चित रूप से भोला और अनुभवहीन था।
बड़ी कमर वाली भाभी होंग ने ताना मारते हुए कहा, अपनी दयनीय हालत देखो। और क्या खाना चाहती हो? तुम सब लोग बूढ़ी सुअरनी का मांस नहीं खाना चाहते, तुम लोग एक नन्हे, खुशबूदार सुअर का मांस खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी यही इच्छा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ 4 व्यंजन, और बस 4 ही। अगर तुमने अभी शिकायत की, तो कल मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हें ये भी न मिले। अरे, जो चाहो करो, हम इसे खाने वाले तो हैं ही नहीं। बिल्कुल सही, क्या ये सिर्फ आपके कुछ ही व्यंजन नहीं हैं? इन्हें अपने पास रखिए और खुद ही खा लीजिए। हम भाभी हॉन को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने उन पर उपहास किया, मुड़ी और चली गईं। मुड़ते ही उन्होंने बाई ये को घूर कर देखा। बाई ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, और उस उपहासपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण घूरने से वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। भाभी हॉन के जाने के बाद आसपास के लोग बाई ये से शिकायत करने लगे। छोटे भाई बाई, तुम्हें हर दिन आना होगा, नहीं तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। अभी जो लोग वहां थे, वे निर्माण स्थल पर आउटसोर्स की गई कैंटीन के प्रभारी थे, एक पति पत्नी की जोड़ी। आदमी का नाम ओल्ड हॉन्ग है और महिला का नाम सिस्टर इन लॉ हॉन्ग है। सच कहूँ तो वे जो खाना बनाते हैं, उसकी महक तो उनके बनाए खाने से कहीं बेहतर होती है, चाहे वो खाना हम अपने सुअरों के लिए ही क्यों न उबालते हों। हाँ, छोटे भाई बाई, उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। दिन में 4 व्यंजन होते हैं, जिनमें से एक मांसाहारी व्यंजन के रूप में सेवई के साथ सुअर का मांस का स्टू होता है। इसके अलावा एक छोटा मांसाहारी व्यंजन, 2 सब्जी के व्यंजन और एक सूप भी होता है। आप सेवई के साथ सुअर के मांस के स्टू के बारे में तो जानते ही हैं, वह सुअर का मांस। यहाँ विंटर स्क्वैश का एक व्यंजन भी होता है, जिसे या तो फ्राई किया जाता है, स्टू बनाया जाता है, या खैर, ये हर दिन मिलता है। आपको लगेगा कि हम विंटर स्क्वैश के खेत में एक कैफेटेरिया चला रहे हैं। वहाँ कटे हुए आलू के साथ भुना हुआ मांस भी मिलता है। आलू के टुकड़े तो कुछ हद तक सामान्य होते हैं, लेकिन मांस के टुकड़े, हाँ हाँ, खैर, 3 लोगों में से आमतौर पर मांस का एक टुकड़ा मिल ही जाता है। और वो सूप तो पक्का बर्तन धोने का पानी है। उस दिन हमने जो भी खाना खाया था, उसका स्वाद सूप में आ रहा है। ये लोग निर्माण स्थल की कैंटीन की बदहाली के बारे में बाई ये से शिकायत करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने बैठने और खाने के लिए जगह ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई। वे अपने लंच बॉक्स लिए बाई ये के चारों ओर जमा हो गए, खाते पीते बातें करते रहे। बाई ये ने अचंभित होकर सुना। क्या कैफे वाकई इतना बुरा था? अगर वे इतने बुरे न होते, तो फिर यहाँ आकर पैसे कमाने की उसकी बारी कैसे आती? उसी क्षण बाई ये ने अपनी छाती थपथपाते हुए सबको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, बड़े भाइयों, मैं वादा करता हूँ कि मैं हर दिन लंच बॉक्स बेचने आऊंगा। मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। जब सब लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तभी अचानक दूर से एक कार दिखाई दी। गाड़ी को देखते ही सब लोग दंग रह गए। खासकर पास में ही अपनी छोटी छोटी गाड़ियां धकेलने वाले फेरी वाले, वे तो लगभग तुरंत ही इधर उधर भाग गए। वे सिर्फ दोपहर का भोजन ही नहीं बेचते थे, वहां अन्य छोटे विक्रेता भी थे जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बेचते थे, जिससे निर्माण स्थल पर काम करने वाले इन लोगों को, जिनके पास बाजार जाने का समय नहीं था, प्रवेश द्वार पर ही चीजें खरीदने की सुविधा मिलती थी। गाड़ी रुकने के बाद दरवाजा खुला और कई लोग बाहर कूद गए। हालांकि जो लोग गाड़ी से कूदे, उन्होंने पास में घबराए हुए फेरी वालों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे सीधे बाई ये की जिनबेई वैन की ओर चल पड़े। हर कोई इसे पहचानता था, यह एक शहरी प्रबंधन अधिकारी की कार थी। लेकिन सामान्यतः यहाँ कोई शहरी प्रबंधन अधिकारी नहीं आता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह एक निर्माण स्थल था, जिसके प्रवेश द्वार पर तरह तरह की सामग्रियां जमा थीं। बॉस झो ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए कोई भी जानबूझकर परेशानी पैदा करने नहीं आया। लेकिन आज न केवल शहरी प्रबंधन अधिकारी आए, बल्कि वे विशेष रूप से बाई ये की दिशा में बढ़े। सभी लोग मूर्ख नहीं थे, वे तुरंत समझ गए कि भाभी हॉन्ग के पहले कहे गए शब्दों का क्या अर्थ था। वह महिला बहुत ही दुष्ट है। उन्होंने ही तो उसकी शिकायत की थी। अगर बाई ये पर जुर्माना लगा, तो मैं कैफेटेरिया तोड़ दूंगा। मैं भी चलूंगा, मैं भी। सभी लोग धार्मिक आक्रोश से भर गए थे। जब वे बात कर रहे थे, तभी कई शहरी प्रबंधन अधिकारी बाई ये की कार तक पहुंच चुके थे। श्रमिकों ने अपना भोजन समाप्त करने की जहमत तक नहीं उठाई, वे सीधे इकट्ठा हो गए और शहरी प्रबंधन अधिकारी का रास्ता रोक दिया। आप क्या कर रहे हो? सब लोग तितर बितर हो जाओ।
क्या आप कानून प्रवर्तन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं? कानून प्रवर्तन क्या है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शहरी प्रबंधन अधिकारी ने अपने शरीर पर लगे कानून प्रवर्तन रिकॉर्डर की ओर इशारा करते हुए कहा, सभी लोग, हम सामान्य कानून प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। कोई गड़बड़ी न करें, अन्यथा आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तुम किसे डराना चाहते हो? हम इतने सारे हैं, फिर भी तुम हम सबको गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे करते हो? जहां तक मुझे पता है, शहरी प्रबंधन अधिकारियों के पास लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है ना? यह अधिकार तो केवल पुलिस के पास है। आप किस कानून का पालन करवा रहे हैं? किसी ने सूचना दी है कि यहाँ कोई व्यक्ति सड़क पर कब्जा करके अवैध रूप से काम कर रहा है, प्रमुख शहरी प्रबंधन अधिकारी ने न्यायसंगत भाव से कहा। क्या तो फिर सीधे यहीं क्यों आ गए? क्या वो कुछ लोग भी सड़क पर धंधा करने के लिए नहीं खड़े हैं? एक बड़े भाई ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारी कार के ज्यादा करीब है, तुम्हें उतरते ही उन्हें देख लेना चाहिए था। जिस इलाके की ओर बड़े भाई ने इशारा किया, वहां सचमुच कई विक्रेता मौजूद थे। पहले तो सभी घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि शहरी प्रबंधन अधिकारी उन्हें पकड़ने नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे तुरंत शांत हो गए। वे न केवल वहां से गए नहीं, बल्कि तमाशा देखने के लिए वहीं रुक गए। भाई ये के आने के बाद से छोटे मोटे सामान बेचने वालों का कारोबार तो ठीक चल रहा था, लेकिन अन्य खाद्य स्टॉलों का कारोबार प्रभावित हो रहा था। स्वाद में बदलाव चाहने वाले या उनसे खरीदकर पैसे बचाने की कोशिश करने वाले इक्का दुक्का ग्राहकों को छोड़कर आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। इससे वे घृणा से दांत पीसने लगे। लेकिन बिग लाओ लियू की घटना अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज एक अच्छा अवसर था और वे देख सकते थे कि निर्माण स्थल की कैंटीन के लोगों ने ही इसकी सूचना दी थी। उन्होंने सोचा, वो लड़का तो हर दिन ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा है। कैंटीन के लोग शायद एक दो दिन तक ध्यान न दें, लेकिन पूरे एक हफ्ते के बाद वे कैसे ध्यान नहीं दे पाए होंगे। सभी लोग तमाशा देखने के लिए वहीं रुके रहे, मानो उन्हें दूसरों की मुसीबत देखकर खुशी हो रही हो। वे उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये को भगा दिया जाएगा ताकि वे प्रवेश द्वार पर पैसे कमाना जारी रख सकें। आखिर वे जो चीजें रोज बेचते थे, उनसे कैफेटेरिया में कोई दुश्मनी तो नहीं मचती। लेकिन जब वे खुशी खुशी शो देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी तरफ इशारा किया है। वे तो प्रवर्तन के दायरे में नहीं आते। शहरी प्रबंधन अधिकारी ने मुड़कर देखा, फिर भावहीन होकर वापस मुड़ गए और बोलना जारी रखा। वहां मौजूद विक्रेताओं के जमे हुए चेहरे की मुस्कान पल भर में पिघल गई और उनकी मुस्कान और भी ज्यादा बनावटी हो गई। तो आप ये जानबूझकर कर रहे हैं? जानबूझकर किया गया है या नहीं? हट जाओ। पीछे से किसी ने बाई ये को गाड़ी चलाकर चले जाने को कहा, लेकिन बाई ये ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कार में रखे उसके लंच बॉक्स अभी तक खाली नहीं हुए थे, और तो और अभी अभी कुछ बड़े भाइयों ने उसकी कार का रास्ता रोकने के लिए बिना सोचे समझे अपने लंच बॉक्स एक तरफ फेंक दिए थे। अगर वो अब चला जाता, तो क्या ये लोग पूरी दोपहर भूखे नहीं रह जाते? भीड़ तितर बितर हो गई और शहरी प्रबंधन अधिकारी बाई ये की कार के आगे की ओर चले गए। व्यापार के लिए सड़क पर कब्जा करना, नियमों का उल्लंघन करना, वाहन और उसके उपकरण जब्त किए जाते हैं। नेता ने तुरंत घोषणा की, मैं असहमत हूँ। अगर आप व्यापार के लिए सड़क पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई चेतावनी संकेत नहीं है, और ये तो सड़क भी नहीं है। दरअसल यह कोई सड़क नहीं थी, या यूं कहें कि यह एक ऐसी सड़क थी जो अभी तक खुली ही नहीं थी। यहाँ का आगे का रास्ता बंद था, और ये तभी खुलेगा जब यहाँ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सड़क पर कब्जा करने का ये कैसा काम था? तो क्या आपके पास स्वच्छता परमिट है? क्या आपके पास व्यावसायिक लाइसेंस है? शहरी प्रबंधन अधिकारी चौंक गया, फिर उसने कठोर स्वर में कहा। भाई ये ने आलस्य से दूसरे पक्ष की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आसपास के कर्मचारियों की तो बात ही छोड़िए, तीनों शहरी प्रबंधन अधिकारी भी अचंभित रह गए। आपने क्या कहा? आपके पास एक है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे आश्चर्यचकित थे। इस विभाग में कई वर्षों तक काम करने के बाद भी लंच बॉक्स बेचने वाले बहुत कम स्ट्रीट वेंडरों के पास ही परमिट थे। तभी उनमें से कुछ लोग हंसने लगे। ठीक है, तो हमें अपना परमिट दिखाओ। उन्हें पूरा यकीन था कि भाई ये ऐसा कुछ भी पेश नहीं कर सकता।
भाई ये ने धीरे से अपने डिस्पोजेबल दस्ताने उतारे, फिर आगे की ड्राइवर सीट से कुछ सामान निकाला। उनके पास न केवल स्वच्छता परमिट और व्यवसाय लाइसेंस था, बल्कि भाई ये का अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और शेफ का प्रमाण पत्र भी था। ठीक है, यह एक और आरोप है, आप पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का भी संदेह है। नेता ने बाई ये पर आरोप लगाने से पहले उनकी ओर देखा तक नहीं। जब वह धारा प्रवाह बोल रहा था, तभी अचानक उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने उसकी आस्तीन खींच ली और कहा, भाई यांग, ये तो असली लग रहे हैं। इसी समय निर्माण स्थल से दो लोग बाहर निकले। महिला, पहले वाली हष्टपुष्ट नंदहोंग थी, और उसके बगल में एक पुरुष था जो कद में छोटा नहीं था, लेकिन अपने हष्टपुष्ट शरीर के कारण उसका कद छिपा हुआ था। ये व्यक्ति तथाकथित ओल्ड हॉन्ग था। दंपति मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, अरे बाप रे, आज शहरी प्रबंधन अधिकारी यहाँ कैसे आ गए? तुम तो सच में बदकिस्मत हो, बच्चे। हाँ बेटा, अगर तुम्हारा सामान जब्त हो जाए तो सच बता देना, वरना अगर तुम दोबारा आए तो फिर से जुर्माना लग सकता है। मुझे यकीन है कि तुम दूसरी जिनबे वैन नहीं खरीद सकते, है ना? लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से गलत अनुमान लगाया। जब वे करीब पहुंचे तभी उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उनकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह गुस्सा आ गया। वह कैसे संभव है? उसके पास परमिट कैसे हो सकते थे? ये तो नकली ही होंगे। शहरी प्रबंधन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज बनाए। क्या यह एक गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखो, ये सब असली हैं। शहरी प्रबंधन अधिकारी ने भी अभी अभी यह बात मानी है। उनके लगातार बकबक से तंग आकर बड़े भाइयों में से एक ने जोर से कहा, बिल्कुल सही। शहरी प्रबंधन अधिकारियों, मेरा सुझाव है कि आप जांच करें कि क्या इन दोनों के पास इनमें से कोई परमिट है। हाँ, जांच करो। प्रमुख शहरी प्रबंधन अधिकारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निर्माण स्थल के लोगों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दस्तावेज नकली हैं। भाई यांग, चुप रहो। अगर मैं कहूं कि वे नकली हैं, तो वे नकली ही हैं। यांग नाम के शहरी प्रबंधन अधिकारी ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहाड़ लगाई। बूढ़ी हॉन्ग और भाभी हॉन्ग के चेहरे तुरंत फिर से मुस्कुरा उठे। हाहा, अगर हम कह दे कि यह नकली है, तो यह नकली ही है। जल्दी से उसकी गाड़ी को यहाँ से हटवाओ। रुको। इसी क्षण किसी ने शांत भाव से बोलते हुए शहरी प्रबंधन अधिकारी की कार्रवाई को रोक दिया। भाई ये ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह सचिव झांग थे। सचिव झांग अब हर दिन जल्दी आने लगे और सबसे पहले अपना भोजन लेने जाते थे। लेकिन आज सचिव झांग ने उनसे जाने से पहले एक पल रुकने को कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। तुम कौन हो? तुम हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो? यांग उपनाम वाले शहरी प्रबंधन अधिकारी ने मुड़कर कठोर स्वर में कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में मुझे कानून प्रवर्तन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की रिपोर्ट करने का अधिकार है। सचिव झांग ने अपना फोन हिलाया, वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने पहले ही उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा दी है, और वे जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। इन दस्तावेजों के असली या नकली होने की बात करें तो मुझे खेद है कि इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। शहरी प्रबंधन अधिकारी तुरंत घबरा गए, खासकर यांग नाम का अधिकारी। मुझे अपना फोन दो। हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कई शहरी प्रबंधन अधिकारियों ने उसे छीनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वे कहाँ हैं। सचिव झांग के आदेश पर श्रमिकों ने तुरंत उन तीनों को घेर लिया। क्या चल रहा है? क्या आप हमारे निर्माण स्थल पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे बड़े बेवकूफ, दिखाते रहो। अरे बदमाश, तेरा बाप आज यहीं खड़ा है। अगर तुमने वो फोन छीनने की कोशिश की, तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। वहां 200 से अधिक बलवान पुरुष थे, जो सभी निर्माण स्थल पर काम करने से अनुभवी थे। हालांकि उनमें से सभी हटे कट्टे नहीं थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक आसानी से तीनों शहरी प्रबंधन अधिकारियों का मुकाबला कर सकता था। लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, इन आदमियों की घूरती निगाहों से ही तीनों लगभग डर के मारे पेशाब करने ही वाले थे। जब पीछे से कार की आहट सुनाई दी और शहरी प्रबंधन ब्रिगेड का वाहन पहुंचा, तो तीनों को राहत मिली। वे लगभग दौड़ते हुए कार की ओर भागे और चिल्लाए, नेता, इन्होंने कानून प्रवर्तन का हिंसक विरोध किया है। अचानक एक सभ्य अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला।
उसने उन तीनों की तरफ देखा तक नहीं, बस एक वाक्य बोला, तुम तीनों की अनुशासनहीनता के लिए बाद में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वो सीधे सचिव झांग के पास गए और बहुत ही विनम्रता से कहा, आप ही श्री झांग होंगे जिन्होंने इसकी सूचना दी है, सही कहा ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। मेरे नेता ने शहरी प्रबंधन टीम के कुछ भ्रष्ट सदस्यों के बारे में गहरी हैरानी जताई। ये सचमुच अकल्पनीय है। हाँ, हाँ, जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से उनसे सख्ती से निपटूंगा। नेता महोदय, कृपया नरमी न बरतें और उन्हें आसानी से बरी न करें। सचिव झांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, निश्चिंत रहें, कृपया ये संदेश बॉस झो और श्री झांग को पहुंचा दें। हम अपनी शहरी प्रबंधन टीम की प्रतिष्ठा धूमिल करने वालों को अपने दल से दृढ़तापूर्वक हटा देंगे। नेता तुरंत पहुंचा और उससे भी तेजी से चला गया। 10 मिनट से भी कम समय में घटनास्थल से गायब हो गया। ये कल्पना करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि इन तीनों लोगों, विशेष रूप से प्रभारी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। शहरी प्रबंधन टीम को छोड़ना निश्चित था। इन लोगों को विदा करने के बाद सचिव झांग ने बाई ये से बात नहीं की, बल्कि ओल्ड होंग और सिस्टर इन लॉ होंग की ओर देखा। पहले सबने जो कहा वो सही है। जब आप दोनों आए थे, तो लगता है हमने ये जांच नहीं की कि आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हैं या शेफ का प्रमाण पत्र। आप हमारे बॉस झो को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? क्या यह? दोनों तुरंत घबरा गए। उनके पास कोई परमिट नहीं था। वे बस रिश्तेदारों के सहारे कोई अच्छी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका खाना इतना घटिया था और वे कैंटीन से इतना गबन करते थे कि कोई भी वहां खाना नहीं खाता था। चूंकि आप उन्हें पेश नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा। क्या आप हमें बाहर निकालना चाहते हैं? असंभव। हमारी मुलाकात बॉस झो के दोस्त ने करवाई थी। अगर आप हमें निकाल देंगे, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा कि आपका बॉस किसी को नाराज कर देगा? आप तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी हैं। दंपति के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उनके फोन बजने लगे। कॉलर आईडी देखते ही ओल्ड हॉन्ग ने झटपट फोन उठा लिया। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और फिर उनसे अपना सामान पैक करके तुरंत वापस आने को कहा। जीजाजी, गुस्सा मत कीजिए। क्या बॉस झो आपके दोस्त नहीं हैं? वे मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना अगर उन्होंने आपको नाराज किया होता, तो ओल्ड होंग जोर जोर से बोलते रहे और साथ ही स्पीकर फोन भी चालू कर दिया, ताकि सेक्रेटरी झांग और सबके सामने दूसरे पक्ष से अपने संबंध का प्रदर्शन कर सकें। मैं तुम्हारी साली नहीं हूँ, बस एक रखेल हूँ। खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करना बंद करो। आज उसे अपने साथ यहाँ से जाने दो, मैं उससे बहुत पहले ही तंग आ चुकी हूँ। और दूसरे पक्ष ने गुस्से से कहा, बॉस झो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैंने उनसे दोस्ती करने की भीख मांगी थी। मेरी तरफ से बकवास करने और उन्हें नाराज करने की हिम्मत मत करो। तुरंत अपना सामान पैक करो और वापस यहाँ आओ। फोन एक झटके में कट गया। ओल्ड हॉन्ग और उनकी पत्नी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया गया। तो उसकी एक छोटी बहन है जो रखेल है। महज एक रखेल, और इतना घमंडी बर्ताव। मुझे लगा था कि उसकी बहन किसी बड़े बॉस की वैध पत्नी है। छी, बेशर्म, एक गंदा चिथड़ा, जो खुद को बाघ की खाल समझ रहा है, उसे झंडे की तरह लहराने की कोशिश कर रहा है। सबने थूका और गालियां दी। डांट फटकार से बूढ़े हॉन्ग और उसकी पत्नी के चेहरे बिगड़ गए, लेकिन उन्होंने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। पहले अपनी छोटी बहन की शेखी बघारते हुए सुनकर उन्हें सचमुच लगा कि उसने किसी बहुत बड़े आदमी से संबंध बना लिया है। लेकिन अंत में उसने खुद स्वीकार किया कि वह बॉस झो के बराबर नहीं हो सकती। उन्होंने बॉस झो का भी तिरस्कार किया। वे दोनों चले गए। सचिव झांग ने तो विशेष रूप से किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि वे अपना सामान तो ले जा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। सबके चले जाने के बाद आखिरकार सबने राहत की सांस ली। भाई ये ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, बड़े भाई झांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद दें? वे तो खुद ही मुसीबत में पड़ गए थे। सचिव झांग ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, वे दोनों यहाँ कैंटीन चलाने के लिए आए थे क्योंकि हमारे बॉस के एक परिचित ने हमसे ऐसा करने को कहा था। बॉस उन्हें हर महीने के अंत में खाने वालों की संख्या के आधार पर वेतन देते थे। कुछ ही महीनों में वहां खाना खाने वालों की संख्या लगभग न के बराबर रह गई थी। हमारे बॉस उन्हें काफी समय से निकालना चाहते थे। उनके आसपास मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।
कल बॉस ने मुझे उन्हें जाने के लिए कहने को कहा। मैं अभी भी सोच रहा था कि इस बारे में कैसे बात करूं, और किसे पता था कि वे खुद ही इस मुसीबत में फंस जाएंगे। सचिव झांग मुस्कुराए और बोले, तो लिटिल बाई, हमारी कैंटीन अब खाली है और हमारे बॉस आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इसे संभालना चाहेंगे? दिन में 3 बार भोजन मिलेगा। बाई ये का मुंह खुला रह गया। प्रतिक्रिया देने में उसे थोड़ी देर लगी, लेकिन उनके आसपास के लोग पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। छोटी बाई, जल्दी से हाँ कहो। हाँ कहो, जल्दी करो और हाँ कहो। मालिक बहुत ही बढ़िया है। अगर लिटिल बाई यहाँ है, तो मैं जीवन भर मालिक के लिए काम करूंगा। सभी ने एक एक करके अपनी बात रखी। बाई ये ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये ठीक है, लेकिन उनके घर में रसोई थी, निर्माण स्थल पर दूसरी रसोई बनाना अनावश्यक होता। छोटी बाई, चिंता मत करो। हमारे बॉस ने कहा है कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। अगर तुम सहमत हो, तो इन लंच बॉक्स को बेचने के बाद अंदर आना और हम बाकी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं सहमत हूँ। सचिव झांग चले गए। बाई ये ने बचा हुआ खाना सबको बेच दिया। जिन लोगों ने पहले ही अपने लंच बॉक्स फेंक दिए थे या जिनका खाना ठंडा हो गया था, बाई ये ने उन्हें चावल दोबारा भर दिए या एक चम्मच गर्म सूप दे दिया। आप सभी को धन्यवाद। बाई ये उन लोगों का बहुत आभारी था जिन्होंने उसका साथ दिया। अगर वे लोग न होते और यांग नामक शहरी प्रबंधन अधिकारी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा होता, तो शायद उसे नुकसान उठाना पड़ता। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, तो हम भी अच्छे हैं। बिल्कुल सही, लिटिल बाय, अगर तुम अब से हमारी कैंटीन का प्रबंधन करो तो बहुत अच्छा होगा। भाइयों, अब से लिटिल बाई कैंटीन में खाना बनाएगी, तो मुझे कैंटीन से प्यार हो जाएगा। जल्दी से सफाई करने के बाद बाई ये ने कार का दरवाजा बंद किया और भीड़ के साथ वापस निर्माण स्थल पर चले गए। यह उनका पहली बार उस जगह पर आना था। किसी ने उन्हें बॉस झो के कार्यालय तक पहुंचाया। चूंकि यह एक निर्माण स्थल था, इसलिए औपचारिकताओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। सचिव झांग और बॉस झो एक ही कार्यालय में काम करते थे। इस समय तक बॉस झो अपना बड़ा कटोरा भर चुके थे, जिसमें उन्होंने बीफ नूडल्स खा लिए थे। नूडल्स ही नहीं, सूप भी नहीं बचा था। ये बहुत ही स्वादिष्ट था। नूडल्स हल्के पीले और चबाने में थोड़े सख्त थे, और खाते समय गेहूं की अनूठी सुगंध का स्वाद महसूस किया जा सकता था। गोमांस का शोरबा गाढ़ा और मधुर था, साथ ही इसका रंग हल्का पीला था। एक घूंट पीते ही पता चल जाता था कि इसमें केवल कुछ साधारण मसाले ही डाले गए हैं, ताकि इसका असली स्वाद बरकरार रहे। और इस गोमांस को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया गया था, बिल्कुल सही समय तक। ये प्रेशर कुकर में झटपट बनने वाला स्वाद नहीं था। मांस को देखकर उसमें चर्बी दोनों थी, जिससे बॉस झो को अपने बचपन की याद आ गई। उस समय उनका परिवार गरीब था, और एक बार चीनी नव वर्ष के दौरान उन्होंने गोमांस का स्टू खाया था क्योंकि पड़ोसी का बैल बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनके परिवार ने उसका एक टुकड़ा खरीद लिया था। मांस बहुत सख्त था, उसे नरम करने में पूरी रात लग गई। उसके माता पिता ने लकड़ी की बर्बादी पर नाराजगी जताई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मांस खाया, उनकी सारी शिकायतें गायब हो गईं। क्योंकि गोमांस का वह टुकड़ा सचमुच बहुत सुगंधित था, ठीक वैसे ही जैसे वह अभी खा रहा था। लेकिन चाहे उसे यह कितना भी पसंद हो, नूडल्स का ये कटोरा आखिरकार खत्म हो ही गया। जैसे ही बॉस झो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, बाई ये को भी एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 13 पूरा हुआ। पहला इनाम 50 अनुभव अंक। दूसरा इनाम अग्नि नियंत्रण निपुणता मिनी क्लासरूम। तीसरा इनाम 8,888 युआन। कृपया जांच लें। बाई ये अभी ऑफिस में दाखिल ही हो रहा था कि अचानक उसे यह सूचना मिली और उसके कदम तुरंत लड़खड़ा गए। वह सचमुच एक बड़ा बॉस था। बाई ये अपने मन में एक बंदर की तरह चीखने लगा। एक 3 स्टार मिशन ने उसे इतनी बड़ी रकम 8,888 युआन दिलाई। यह शायद अब तक का उसका सबसे अधिक भुगतान वाला 3 स्टार मिशन था। इससे पहले उसने जो 3.5 सितारा मिशन किए थे, उनसे भी उसे इतनी ही रकम मिली थी। इतना ही नहीं, इससे उसे एक छोटा सा क्लासरूम भी मिल गया। उनकी खाना पकाने की कला में और भी सुधार हो सकता है। एक पल में बाई ये की निगाहें बॉस झो की ओर चमक उठी। गले लगाने के लिए यह बहुत मोटी जांघ थी।
बॉस झोऊ ने बाई ये को आते देखा और झट से लंच बॉक्स को एक तरफ धकेलते हुए अपना मुंह पोंछा और कहा, बाई ये, जल्दी आओ। छोटे झांग, चाय पियो। बाई ये ने झटपट हाथ हिलाया, सचिव झांग की ओर देखा, जिन्होंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया था, और कहा, मुझे प्यास नहीं है, बड़े भाई झांग को अपना खाना जल्दी खत्म करने दीजिए। सचिव झांग ने भी जल्दी से खाना खत्म किया, खाने का डिब्बा हटाया और जब वो वापस लौटे तो अपने साथ न केवल 2 कप चाय बल्कि एक अनुबंध भी लाए। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद बाई ये ने काम करना शुरू कर दिया। पहले वह एक मजदूर था, फिर उसने एक रेस्तरां में काम करना शुरू किया और वहां के मालिक से खाना बनाना सीखा। इसलिए जब अनुबंधों की बात आती थी तो वह वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाता था। वह सभी शब्दों को पहचानता था, लेकिन वह उनमें छिपे विस्तृत वाक्यों या किसी संभावित जाल को नहीं समझ सका। सौभाग्यवश बॉस झो और सचिव झांग जानते थे कि वह युवा है और उसे ऐसी चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे एक एक शब्द करके समझाया। यह अनुबंध वास्तव में बहुत सरल था, ये सहयोग पर आधारित अनुबंध था। बॉस झो को बाई ये के चरित्र और खाना पकाने के कौशल पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने सहयोग का वही तरीका नहीं अपनाया जो उन्होंने पहले ओल्ड हॉर्न के साथ अपनाया था। पहले ओल्ड हॉर्न अग्रिम भुगतान करता था और फिर प्रत्येक माह के अंत में वह अपने यहाँ भोजन करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर कैशियर के साथ हिसाब किताब निपटाता था। सहयोग की यह पद्धति मुख्य रूप से इसलिए अपनाई गई क्योंकि बॉस झो और जिस व्यक्ति ओल्ड हॉर्न ने मदद मांगी थी के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं थे। बॉस झो के शब्दों में, वे सिर्फ परिचित थे, बहुत करीबी नहीं थे। इसलिए बॉस झो को इस बात की परवाह नहीं थी कि ओल्ड होंग पैसा कमाता है या नहीं। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता और कर्मचारी वहां खाना नहीं खाते तो यह उसका निजी मामला था। लेकिन बाय ये के लिए बॉस झो ने सहयोग का एक अलग तरीका अपनाया। निर्माण स्थल पर लगभग 300 मजदूर थे और बॉस झो ने सीधे भोजन का मानक निर्धारित किया। नाश्ता 2 युआन का था, दोपहर का भोजन और रात का खाना 15 युआन प्रत्येक का था। इस प्रकार प्रतिदिन भोजन का मानक खर्च 32 युआन था। वर्तमान में कार्यरत 400 कर्मचारियों के आधार पर प्रतिदिन का खर्च 9,600 युआन और प्रति माह 2,80,000 युआन होगा। बॉस झो सीधे तौर पर 3 लाख युआन प्रति माह आवंटित करेंगे, क्योंकि कुछ कर्मचारी स्थायी भी हैं, जो कुल लागत में सीधे तौर पर शामिल हैं। छोटी बाई, तुम क्या सोचती हो? मैं इनकार करता हूँ। बाई ये ने सीधे सिर हिला दिया। बाई ये के इनकार से बॉस झो और सचिव झांग दोनों नाराज हो गए। स्तब्ध, ये संख्या उनका अनुमान था, क्योंकि अधिकांश श्रमिक आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 12 युआन का भोजन चुनते थे। इसलिए बॉस झो ने 15 युआन पर ही सहमति जता दी। इससे बाई ये को अच्छा मुनाफा होगा और यह बॉस झो का आभार व्यक्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका भी था। धनवान और शक्तिशाली बॉस झो के लिए $30,000 प्रति माह कोई बड़ी रकम नहीं थी। उनके मौजूदा प्रोजेक्ट की तुलना में तो यह मात्र एक अंश मात्र थी। इसके अलावा परियोजना बहुत लंबी नहीं थी, अब से लेकर इसके पूरा होने तक इसमें अधिकतम 2 महीने और लगेंगे, जिसका मतलब है 6 लाख। ये तो उनकी पत्नी द्वारा विदेश में एक ही खरीदारी यात्रा पर खर्च की गई राशि थी, क्योंकि आजकल अकेले एक बैग की कीमत ही हजारों डॉलर होती है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बाई ये इनकार कर देगा। बॉस झो ने भौहें चढ़ाई, जबकि सचिव झांग ने संकोचपूर्वक पूछा, शाओ बाई, क्या आपको लगता है कि शुल्क बहुत कम है? बॉस झो भी चौंक गए। हाँ, सही कहा, भले ही 100 लोगों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन काम का बोझ काफी बढ़ गया है। आपको सहायक और अन्य शेफ नियुक्त करने पड़ सकते हैं। मैंने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं था, मैं आपके लिए 50,000 और दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बाई ये ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बॉस झो ने हैरानी से पूछा। बॉस झो, आपने खानपान उद्योग में काम नहीं किया है, इसलिए शायद आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। बाई ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आमतौर पर आप जितनी अधिक मात्रा में खाना बनाएंगे, लागत उतनी ही कम होगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं अभी अपने दैनिक मेनू के हिसाब से 10 लोगों के लिए खाना बनाऊं, तो 20 युआन से कम खर्च नहीं आएगा, लेकिन 200 लोगों के लिए यह संभव है। 300 लोगों के लिए तो लागत और भी कम हो सकती है, क्योंकि आप जितना अधिक चावल, आटा और तेल खरीदेंगे, उतना ही सस्ता पड़ेगा। बॉस झो हैरान रह गए और उनके बगल में बैठे सचिव झांग ने राहत की सांस ली। तो आपका यही मतलब था?
मुझे लगा था कि आप कैंटीन का कार्यभार नहीं संभालना चाहते। नहीं, मैं आसमान से गिरी इतनी अच्छी चीज को मना नहीं करूंगा, बाई ये ने बड़ी ईमानदारी से कहा। इस टिप्पणी पर बॉस झो और सचिव झांग दोनों हंस पड़े। तो मुझे बताइए, आपके अनुसार कितनी राशि उचित है? मुझे हिसाब लगाने दीजिए। बाई ये ने लापरवाही से पास पड़ा एक खाली A4 पेपर उठाया और बॉस झो और सचिव झांग के सामने कलम से हिसाब लगाने लगा। नाश्ते पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। खर्च को कम किया जा सकता है। चावल की दलिया बनाने के लिए आप पिछली रात के बचे हुए चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठंड में खराब नहीं होगी और आसानी से नरम और चिपचिपी हो जाएगी। मुझे बस एक दिन पहले थोड़े ज्यादा चावल भाप में पकाने होंगे। छोटे अचार वगैरह मैं खुद बना सकती हूँ। मुझे बस थोड़ी सी खमीर वाली टोफू वगैरह खरीदनी होगी। बड़े तले हुए आटे के टुकड़े बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें ताज़ा तल सकती हूँ, आटा खुद बना सकती हूँ, ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लंच और डिनर के लिए मौजूदा 3 स्तरीय प्रणाली के बिना वास्तव में बहुत अधिक खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा मांसाहारी व्यंजन, 2 छोटे मांसाहारी व्यंजन, 2 सब्जी व्यंजन और हर दिन एक सूप कैसा रहेगा? इस तरह से गणना करें तो सामग्री की केंद्रीकृत खरीद के साथ प्रतिदिन 32 युआन का खर्च बिल्कुल नहीं आएगा। 20 युआन, 20 से 25 युआन में आप बहुत अच्छा भोजन कर सकते हैं। अपनी गणना पूरी करने के बाद बाई ये ने अपने सामने बैठे 2 आदमियों की ओर देखा और कहा, प्रतिदिन 6,000, प्रति माह 1,80,000, अधिकतम 20,000 के उतार चढ़ाव के साथ। बॉस झो ने अपनी उंगली से मेज पर थपथपाते हुए कहा, आपने बस ऐसे ही हिसाब लगा लिया और कुछ ही मिनटों में मेरे 2 लाख बचा लिए। बॉस झो मुस्कुराए और बोले, दरअसल मैं पहले खानपान के व्यवसाय में था। भाई ये को अचानक समझ आया, क्या आप कह रहे हैं कि मैं एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा कर रहा हूँ? नहीं, अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने पहले जितने भी रेस्टोरेंट खोले थे, वे सब क्यों बंद हो गए। बॉस झो ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। उनके बगल में बैठे सचिव झांग ने हल्की खांसी की और अपना सिर घुमा लिया, जिससे उनकी मुस्कान छिप गई। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, सचिव झांग, कृपया अनुबंध में संशोधन करें। हम इसे अधिकतम 25 पर तय करेंगे, बॉस झो ने बाई ये को गौर से देखते हुए कहा। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि बाई ये किस बारे में बात कर रहा था, बस उसने बाई ये की तरह सटीक गणना नहीं की थी। इसके अलावा ये पैसा मूल रूप से वही था जो बॉस झो इस तरह से बाई ये को देना चाहते थे। वह जानता था कि जब बाई ये ने उसके लिए नूडल्स के वे कटोरे बनाए थे, तब तक वह खतरनाक हद तक पतला हो चुका था। डॉक्टर ने भी उसे अच्छी तरह से खाने की चेतावनी दी थी, अन्यथा न केवल उसका पेट, बल्कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। पिछले 2 वर्षों में उनकी पत्नी उनके स्वास्थ्य के कारण कई बार रोई थी। हाथ से खाना बनाना भी कारगर नहीं रहा, उन्होंने एक शेफ को भी काम पर रखा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। वह ठीक से खा ही नहीं पा रहा था। बाई ये द्वारा बनाए गए भोजन को खाने के बाद न केवल उसकी भूख बढ़ गई थी और वह बाई ये के अलावा अन्य चीजें भी खाने में सक्षम हो गया था, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व पुनर्जन्म ले चुका हो। पिछले कुछ दिनों में भी उनकी पत्नी ने उनका वजन किया और बताया कि पिछले सप्ताह से उनका वजन 3 पाउंड बढ़ गया है, और यह सुनकर वो खुशी से रो पड़ी। उनकी पत्नी ने बाई ये के बारे में सुना और कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी पत्नी का उत्साह बाई ये को डरा देगा, इसलिए उन्होंने बहुत समझाने बुझाने के बाद उन्हें रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पैसा गुप्त रूप से नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह अच्छा भी था, उन्होंने एक बार फिर बाई ये के किरदार को देखा। केवल एक नंबर बदलकर और उसे दोबारा छापकर सचिव झांग तुरंत वापस लौटे और अनुबंध को बाई ये के सामने रख दिया। बाई ये ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें थोड़ी हैरान थीं। वह सिस्टम को देख रहा था। बॉस झो के बोलते ही सिस्टम ने उन्हें निर्माण स्थल की कैंटीन का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। ये कार्य 3.5 सितारा था और इसकी अवधि 60 दिन थी, जो ठीक 2 महीने के बराबर थी। लेकिन बाई ये ने सिस्टम टास्क को उसी समय अस्वीकार कर दिया जब वह सामने आया। अब बॉस झो को स्थिति समझाने के बाद बाई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पिछली सिस्टम टास्क बदल गई थी। डिंग, यादृच्छिक कार्य 14 निर्माण स्थल के कैफेटेरिया का कार्यभार संभालें। कार्य की अवधि 60 दिन है। कृपया प्रतिदिन सफलतापूर्वक चेक इन करें।
सभी चेक इन पूरे होने पर कार्य सफल माना जाएगा। कार्य पूरा करने पर भारी मौद्रिक पुरस्कार और दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होंगी। कार्य में असफल होने पर मौजूदा धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई स्तर, क्या यह अपग्रेड हुआ? स्टार रेटिंग 3.5 स्टार से बढ़कर 4 स्टार हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ कठिनाई होगी, या फिर क्या उनके इनकार के कारण ही कार्य को उन्नत स्तर पर ले जाना पड़ा? श्याओबाई, सचिव झांग ने उनके कंधे पर थपथपाया। आह आह, बाई ये एकदम सतर्क हो उठी, ये तो बहुत जल्दी हो गया। ये तो बस एक साधारण संख्या परिवर्तन है, सचिव झांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सोच रहे थे तुम, शाओबाई? क्या तुम्हें भूख लग रही है क्योंकि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? बाई ये के पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई, जो कि बिल्कुल उपयुक्त थी, उसने वास्तव में अभी तक कुछ खाया नहीं था। बाई ये ने अनुबंध पर सरसरी नजर डाली। ये पहले जैसा ही था, बस संख्याएं बदल गई थीं। 25 युआन के भोजन मानक के आधार पर ये प्रति माह 2,25,000 युआन था। उन्होंने तुरंत अपने हस्ताक्षर किए, और दूसरी तरफ सचिव झांग ने भी आधिकारिक मुहर निकालकर उस पर मुहर लगा दी। पैसे की बात करें तो वो 1 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जाएंगे। क्या आप आज रात से शुरू कर सकते हैं, या कल से? मैं आज रात से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ का कैफेटेरिया, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ही देर में कुछ लोगों को कैफेटेरिया साफ करने के लिए लगा दूंगा। जब आप आज दोपहर आएंगे तो आप सीधे अंदर आ सकते हैं। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। बाई ये ने बॉस झो और सचिव झांग को अलविदा कहा और घर की ओर चल पड़ी। पूरे रास्ते बाई ये अनजाने में एक धुन गुनगुनाती रही। घर पहुंचते ही उसने अपने लिए एक कटोरी एग फ्राइड राइस बनाई, और फिर उसे अपने फोन की घंटी बजने की सूचना सुनाई दी। उनके खाते में पहले ही 2,25,000 युआन आ चुके थे। बाई ये ने अपने गृहनगर में कमाई हुई सारी रकम अपने माता पिता को दे दी थी। उसने सिस्टम से मिले इनाम की रकम का कुछ हिस्सा भी अपने माता पिता को दे दिया, और खुद सिर्फ 10,000 युआन ही निकाले। जब उन्होंने ये रसोई घर किराए पर लिया था, तब वहाँ चूल्हे और कुछ अन्य सामान तो थे ही, लेकिन उन्हें और भी चीजें खरीदने की जरूरत थी। एक गैस टैंक, एक नया प्रेशर कुकर और साथ ही चावल, आटा, तेल और अन्य आवश्यक सामग्री जुड़ने से बाई ये की बचत तुरंत आधी हो गई। हालांकि उसने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन उसकी बचत मुश्किल से 10,000 युआन तक ही पहुंच पाई थी, क्योंकि वह हर दिन काफी खर्च भी करता था। उन्हें अचानक से 2,20,000 युआन मिलने की उम्मीद नहीं थी। बाई ये सीना ठोककर यह गारंटी दे सकता था कि उसके परिवार के बैंक खाते में भी कभी 6 अंकों की इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई थी। एग फ्राइड राइस खत्म करने के बाद बाई ये ने दोबारा गोमांस पकाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ही बार में बहुत सारा गोमांस खरीद लिया था, इसलिए वे रात के खाने में भी गोमांस ही खाएंगे। हालांकि इस बार वे एक अलग स्वाद आजमाएंगे, टमाटर के साथ पकाया हुआ गोमांस का टुकड़ा। गोदाम में रखे गोमांस को देखते हुए बाई ये सोचने लगा कि अब जब उसके पास पैसे हैं, तो उसे कई बड़े रेफ्रिजरेटर खरीदने चाहिए। या फिर वो दोपहर में कैंटीन जाकर देख सकता है कि क्या वहाँ कोई रेफ्रिजरेटर या इसी तरह की कोई चीज उपलब्ध है। ये शहर उसके गृहनगर जितना ठंडा नहीं था। जब वह अपने गृहनगर से यहाँ आया था, तब यहाँ का तापमान 0 से नीचे रह सकता था और मांस को 1 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तापमान 0 से ऊपर चला गया था, इसलिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदना अत्यावश्यक था, अन्यथा वह बड़ी मात्रा में मांस नहीं खरीद पाएगा। दोपहर में बाई ये थोक बाजार गया, क्योंकि उसने सुअर का मांस, अंडे और वे सब्जियां खरीदी जिनकी उसे आज रात के खाने के लिए आवश्यकता होगी। बाई ये ने इस बात पर जोर दिया कि सब्जियां रोजाना खरीदी जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सबसे ताजी हों। इस बार अंडों के केवल 2 बड़े बक्से थे, जो 70 किलो से भी कम थे, और संश्लेषण के बाद केवल 35 किलो ही बचेंगे। अंडों की यह मात्रा बहुत कम थी, अगर इसे एक एक अंडे में बदला जाए तो ये 300 से भी कम थी, जो निर्माण स्थल पर काम करने वाले प्रत्येक मजदूर के लिए नाश्ते में एक अंडा खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बाई ये ने सामान्य अंडों के 5 अतिरिक्त डिब्बे भी खरीद लिए। बॉस चेन ने देखा कि उसने काफी मात्रा में सामान खरीदा था और वह एक नियमित ग्राहक था जो अपने टूटे हुए अंडों को खुद संसाधित करता था, इसलिए उसने उसे 6 युआन और 50 सेंट की रियायती कीमत दी। बाई ये ने हिसाब लगाया कि कीमत स्वीकार्य है, और उसने कैफे के संचालन के पहले दिन के उपलक्ष्य में कल चाय के अंडों का एक बड़ा बर्तन पकाने का फैसला किया।
क्योंकि वह सामान्य से 100 अधिक लोगों के लिए खाना बना रहा था, इसलिए बाई ये की खरीदारी की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई और उसे और भी बेहतर कीमतें मिली। उन्हें एक प्रमुख ग्राहक के रूप में बनाए रखने के लिए सब्जी विक्रेताओं ने विशेष शर्तें भी पेश की। यदि वो उनसे नियमित सब्जियां खरीदते, तो वे उन्हें सड़ी हुई सब्जियां मुफ्त में दे देते। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ पैसों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वैसे भी उन सड़ी हुई सब्जियों की ज्यादा कीमत नहीं मिलती। और बाई ये को निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं था। 200 लोगों के लिए पर्याप्त सामान्य सब्जियां खरीदने पर वो सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर 100 लोगों के लिए पर्याप्त सड़ी हुई सब्जियां मुफ्त में प्राप्त कर सकता था। दरअसल बाई के एक बड़े ग्राहक होने के कारण कई सब्जी विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हुई और उन्होंने दूसरों की तुलना में काफी कम कीमतों पर सब्जियां खरीदी। बाई ये ने जल्दी से हिसाब लगाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी सब्जियों की लागत पहले से 10% और कम हो गई थी। अंडे, सब्जियां, बाई ये को ये सब पहले से भी कम दामों पर मिलने लगे और चावल, आटा और तेल तो और भी सस्ते हो गए थे। बाई ये ने सिस्टम द्वारा दिए गए समय की जांच की और अनुमान लगाया कि यही निर्माण स्थल के पूरा होने का समय है। उसने अनुमान लगाया कि उसे पूरी अवधि के लिए पर्याप्त अनाज और तेल खरीद लेना चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा के बदले में उसे विभिन्न प्रकार के तेल इतनी कम कीमत पर मिले कि बाई ये चौंक गया। क्या सच में यह इतना सस्ता हो सकता है? इसके अतिरिक्त बाई ये ने बॉस सॉन्ग से अनाज का अग्रिम ऑर्डर दिया था। फिलहाल बॉस सॉन्ग की दुकान में चावल और आटा ज्यादा मात्रा में नहीं था और बाई ये ने पहले खरीदे गए आटे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए इस बार मुख्य रूप से चावल ही इस्तेमाल किए जाएंगे। उसने 10 टन चावल और 4 टन आटा मांगा। बॉस सॉन्ग चौंक गया, उसकी आवाज कांप रही थी। छोटे भाई, क्या तुम्हें सच में इतनी जरूरत है? 14 टन सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन असल में इतना भी नहीं है। उनकी दुकान मुख्य रूप से थोक व्यापार करती है और उनके यहाँ चावल या आटे की एक बोरी 100 किलो की होती है, इसलिए 20 बोरियां मिलकर 1 टन हो जाती हैं। उनके पीछे वाले भंडारगृह में ही कम से कम 10 टन सामान मौजूद था। लेकिन बाई ये सबसे कम कीमत वाली वस्तुएं चाहता था और इस मात्रा के लिए उसे कीमत और भी कम करनी पड़ी। बॉस सॉन्ग को ग्राहक की अधिक मांग से डर नहीं था, उन्हें डर था कि इतनी अधिक मात्रा में घटिया अनाज का भंडारण पकड़ा जाएगा। युवा लोग अक्सर भरोसेमंद नहीं होते। वो किसी खास मकसद से ही खरीदारी कर रहा होगा और अगर इसका पता चल गया तो न सिर्फ उसे कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वह एक बड़ा ग्राहक भी खो देगा, है ना? मुझे यकीन है, सब ठीक है। लेकिन बॉस सॉन्ग, बाई ये ने उन्हें याद दिलाया, आप मुझे जो बिल देंगे उस पर कीमत इस तरह नहीं लिखी जा सकती। पहले बाई ये अपना खुद का काम करता था और उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह सामग्री पर कितना पैसा खर्च करता है। लेकिन अब ये तरीका काम नहीं करेगा। वह निर्माण स्थल पर काम करता था और उनसे प्रति माह 2 लाख युआन से अधिक की तनख्वाह प्राप्त करता था। लेखांकन उद्देश्यों के लिए ये बिल अभी भी उन्हें देने आवश्यक थे। बेशक बॉस जो इनकी जांच नहीं करेंगे, लेकिन बाई ये सिर्फ तैयारी कर रहा था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अदला बदली के लिए मेरे पास वापस तो नहीं आएंगे, है ना? बॉस सॉन्ग, आप स्पेशल सेल, कोई वापसी या एक्सचेंज नहीं लिख सकते हैं, बाई ये ने उन्हें आश्वस्त किया। वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। एक बार जब वह इस दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, तो वह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का निर्माण करेगा। यदि वह उनका आदान प्रदान करता है, तो क्या उसे भारी नुकसान नहीं होगा? जिन मुख्य स्थानों पर बाई ये सामान खरीदता था, वहां सब्जियों की कीमतें पहले से ही कम थोक कीमतों पर थीं और मुफ्त वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता था, हालांकि रसीद पर कीमतें लिखी जा सकती थीं। अंडों के साथ भी ऐसा ही था, वे सभी उसी थोक मूल्य पर खरीदे गए थे जो बाई ये ने चुकाया था और रसीद पर कभी भी असामान्य रूप से कम कीमतें नहीं दिखाई देती थीं। अब चावल और आटा भी व्यवस्थित हो गए थे, केवल मांस ही बचा था। बाई ये ने बहुत सारा मांस खरीदा और इन कुछ दुकानों से खरीदा गया वसायुक्त सुअर का मांस पर्याप्त नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद बाई ये ने हमेशा की तरह सारा चर्बी वाला सुअर का मांस इकट्ठा किया और फिर चिकन ब्रेस्ट बेचने वाले स्टॉल पर गया, वही विक्रेता जिसने उसे कुछ दिन पहले रिजर्व बीफ बेचा था। सुअर का मांस, बिल्कुल, हमारे पास है। बॉस हंसते हुए बोला, वैसे छोटे भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो, हमारे पास अभी अभी फ्रोजन सुअर के मांस का एक बैच तैयार है। क्या यह आरक्षित अनाज भी है?
हाँ, भंडारित अनाज था, लेकिन वह पहले से बचा हुआ था। आरक्षित अनाज को आमतौर पर आधे साल के लिए भंडारित किया जाता है। आधे साल से अधिक समय तक जमे हुए अनाज को बाजार में बेचा जाता है। लेकिन बॉस के अनुसार सुअर के मांस का एक बैच बहुत लंबे समय तक फ्रीज में रखा रहा और पिछली इन्वेंट्री चेक के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब वे इसे सस्ते में बेचने को तैयार थे। इन्हें मूल रूप से एक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी को बेचा जाना था, लेकिन काफी समय बीत जाने के कारण कंपनी की इसमें रुचि नहीं रही। दोनों पक्ष इस मामले पर बातचीत कर रहे थे। कितने? भाई ये ने पूछा। लगभग 10 टन। इतना? भाई ये आश्चर्यचकित होकर बोला, तो फिर प्रति किलो कितना? मालिक ने भाई ये की ओर देखते हुए कहा, छोटे भाई, तुम तो नौसिखिए हो, है ना? ये चीजें किलो के हिसाब से नहीं बिकती, ये टन के हिसाब से बिकती हैं। क्या? भाई ये अचंभित रह गया। सच कहूं तो यह एक पेचीदा मामला है। कोई इस मांस को जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है। अगर आप इसे चाहते हैं तो जल्दी करें। तो फिर कीमत क्या है? 5,000 प्रति टन। 5,000 प्रति टन यानी 10 टन 50,000। भाई ये ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे क्या बात है? मालिक ने तुरंत सहमति दे दी। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अगर यह सौदा हो जाता तो उसे अच्छा खासा मुनाफा होता। मेरे पास इतना सारा सुअर का मांस रखने की जगह नहीं है। क्या मैं आपसे एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट किराए पर ले सकता हूँ, मालिक? जब भी मुझे जरूरत होगी मैं यहाँ से ले जाऊंगा। ये नामुमकिन नहीं है। इस दुकान के मालिक के पास अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज था। कैसा रहेगा? मेरे पास एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, ये पीछे की पंक्ति में है। मैंने इसे पहले किराए पर दिया था और अब इसमें ज्यादा सामान नहीं है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं इसे आपके इस्तेमाल के लिए खाली कर दूंगा, लेकिन आपको बिजली का बिल देना होगा। 1,000 युआन प्रति माह। कैसा रहेगा? भाई ये ने 300 लोगों के लिए खपत का हिसाब लगाया। उनके खाना पकाने के मानकों के अनुसार प्रतिदिन ब्रेस्ड पोर्क बेली, लॉयंस हेड मीटबॉल और विभिन्न प्रकार के तले हुए पोर्क व्यंजनों के साथ पोर्क की खपत कई दसियों प्रतिदिन होगी। इतनी मात्रा में पोर्क कुछ महीनों तक भी नहीं चलेगा, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता वह इसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकता था। जब इसे इस्तेमाल करने का समय आता तो वह ताज़ा सुअर का मांस तैयार कर लेता। इसमें बस थोड़ी सी बिजली का खर्च आता। भले ही बिजली का बिल 1,000 युआन प्रति माह हो, फिर भी लागत बहुत कम होती। ठीक है। भाई ये ने तुरंत सहमति दे दी। सामान अभी तक नहीं आया था, लेकिन मालिक ने कहा कि सामान आने पर वह उसे निरीक्षण के लिए बुलाएगा। भाई ये ने खुशी खुशी 100 जिन के फ्रोजन चिकन ड्रमस्टिक्स खरीदे। इसे उसने बॉस को धन्यवाद देने का एक तरीका समझा। कम से कम अगर बॉस ने उसे जानकारी नहीं दी होती तो उसे 2.5 युआन प्रति जिन के हिसाब से सुअर का मांस नहीं मिलता। एक जिन की कीमत 2.5 युआन है। 2 जिन को मिलाकर एक जिन बनाने पर केवल 5 युआन ही होंगे, जो बाहर मिलने वाले ताजे सुअर के मांस के बराबर है। लेकिन इस सिस्टम के जरिए ये 10 युआन से कुछ अधिक कीमत का सुअर का मांस बन सकता था। भाई ये इस सिस्टम के इस लाभ से बहुत संतुष्ट था। भाई ये के थोक बाजार जाने से पहले ही उसने गोमांस को पकाना शुरू कर दिया था और उसमें घर में मौजूद सारे टमाटर डाल दिए थे। घर लौटकर रसोई का दरवाजा खोलते ही भाई ये को टमाटर और बीफ ब्रिस्केट स्टू की खुशबू आई। अंदर रखे टमाटरों को इतना पकाया गया था कि वे गल गए थे, फिर भी उसकी खुशबू बेहद मनमोहक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआत में बोए गए टमाटर ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं थे, और उसे बाद में कई बार और टमाटर डालने पड़ेंगे, और हर बार डाले गए टमाटर की मात्रा पहले से अधिक होगी। इस डर से कि शायद सभी लोग मीठे और खट्टे स्वाद के आदी न हों, भाई ये ने अपने अन्य व्यंजनों में अधिक तीखे स्वाद का इस्तेमाल किया। दोपहर के भोजन में परोसे गए तले हुए अंडे अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय हुए, इसलिए भाई ये ने रात के खाने में बारीक कटी मिर्च के पेस्ट से तले हुए अंडे बनाने की योजना बनाई। उन्होंने गीले बाजार से थोक में बारीक कटी मिर्च का पेस्ट खरीदा, प्रति बाल्टी 5 किलोग्राम, और उन्होंने एक ही बार में 5 बाल्टियां खरीद लीं। प्लास्टिक की बाल्टियों में रखी ये बारीक कटी हुई मिर्च का पेस्ट पहले से ही कटा हुआ था, इसलिए इस्तेमाल करते समय उसे बस चम्मच से इसे निकालना होता था। 300 तले हुए अंडे बनाना वाकई एक चुनौती थी। दोपहर के समय का सबसे अधिक समय लेने वाला काम यही व्यंजन था, इसलिए भाई ये ने विशेष रूप से तवा निकाला। इस तरह वह एक साथ दर्जनों अंडे फोड़ सकता था, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता था।
बाई ये को और भी ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि जियांग हाओ भी आज काफी जल्दी काम से छुट्टी लेकर लगभग 2 बजे वापस आ गया। जब वह लौटा, तब तक उसने दोपहर का भोजन नहीं किया था। इतनी देर से तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बाई ये ने उसके लिए अंडे का फ्राइड राइस बनाते हुए और टमाटर व बीफ ब्रिस्केट स्टू परोसते हुए कहा। बस सही समय पर, ताकि मैं भी इसका स्वाद चख सकूं। जियांग हाओ ने उत्सुकता से एक निवाला लिया। टमाटर सही जगह पर लगे हैं, स्वाद लाजवाब है। जैसे ही जियांग हाओ ने खाना खाते हुए आवाजें निकाली, बाई ये उसके सामने बैठ गया और बताने लगा कि कैसे उसने निर्माण स्थल की कैंटीन का कार्यभार संभाला था। जियांग हाओ ने चॉपस्टिक रोक दी। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? जब आपके पास समय हो, तो आपको मेरी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बड़े सेलिब्रिटी के रूप में आपके भविष्य में कोई देरी नहीं करूंगा। जियांग हाओ के चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। बाई ये मुस्कुराए, लेकिन आज आराम करने की कोई बात नहीं। मैं बाद में बारीक कटी मिर्च का पेस्ट डालकर तले हुए अंडे बनाने वाली हूँ, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं, जियांग हाओ उत्साहित होकर बोला। मैं खाना खत्म करने के बाद आकर मदद करूंगा। जब तक जियांग हाओ ने खाना खत्म किया, तब तक बाई ये 50 से अधिक अंडे तल चुकी थी। बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं दूसरे व्यंजन बनाने जा रहा हूँ। वे दोनों सुबह 5 बजे तक व्यस्त रहे। हालांकि खाना सिर्फ 100 अतिरिक्त लोगों के लिए ही बनाना था, लेकिन काम का बोझ काफी बढ़ गया था। सौभाग्य से, जियांग हाओ के लौटने से पहले ही बाई ये ने कुछ सब्जियां काट ली थी जिन्हें पहले से तैयार किया जा सकता था, अन्यथा काम का बोझ और भी बढ़ जाता। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, बाई ये जियांग हाओ को सीधे निर्माण स्थल पर ले गई। दरअसल, शाम के खाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था, इसलिए जियांग हाओ का जाना जरूरी नहीं था। हालांकि, जियांग हाओ ने कहा कि वो अपना नया कार्यस्थल देखना चाहता है, इसलिए वे दोनों साथ चले गए। वे 5:30 बजे से पहले निर्माण स्थल पर पहुंच गए। बाई ये ने द्वार पर मौजूद सुरक्षा गार्ड का अभिवादन किया, जिसने उन्हें रास्ता भी दिखाया। जब वे कैंटीन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सचिव झांग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। बाई ये गाड़ी से कूदकर बाहर निकली। बड़े भाई झांग, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, है ना? नहीं, मैंने बस अंदाजा लगाया कि खाने का समय हो गया है और मैं टहलते हुए यहाँ आ गई। कैसा है? 100 अतिरिक्त लोगों के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा, है ना? कोई बात नहीं। बाई ये मुस्कुराए। हालांकि थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मौजूदा सामग्री की कीमतें पहले से भी कम थीं। आज शाम के खाने में मांस से लेकर अंडे, सब्जियां, चावल, नूडल्स, अनाज और तेल सहित कुल मिलाकर लगभग 2,500 युआन का खर्च आया। हालांकि, अनुबंध के अनुसार उसे प्रति भोजन 300 लोगों के लिए 3,000 युआन से अधिक की राशि प्राप्त होती थी। ये कड़ी मेहनत थी, लेकिन इससे प्रतिदिन 2,000 युआन का मुनाफा होता था। किस तरह के काम में इतनी कमाई होती है? थोड़ी मुश्किल होने की बात छोड़िए, बाई ये को तो और भी ज्यादा मुश्किल होने पर भी खुशी होगी। बेशक, दूसरों के लिए यह उतना लाभदायक नहीं हो सकता है। उन्हें सब्जियां धोने, काटने और तैयार करने के लिए सहायकों को काम पर रखना पड़ता, जबकि बाई ये के लिए ये काम बस उंगली के एक इशारे से कुछ ही सेकंड में हो जाता था। शेष समय केवल तलने के लिए था। समय की बचत से पैसे की भी बचत हुई। अन्यथा, कुछ सहायकों पर ही प्रति माह हजारों युआन खर्च हो जाएंगे, रसोइया नियुक्त करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन इतनी जल्दी धन संचय करके, उन्होंने अनुमान लगाया कि वे 2 महीनों में 1 लाख युआन से अधिक कमा सकते हैं। तब तक, जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, वे एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर एक छोटा सा रेस्तरां खोल लेंगे। सिस्टम के कार्य को पूरा करना उनके स्वयं की एक इच्छा की पूर्ति भी थी। आज लोगों और पकवानों की संख्या अधिक होने के कारण, बाई ये ने विशेष रूप से बड़ी क्षमता वाले खाद्य कंटेनरों का इस्तेमाल किया। निर्माण स्थल पर पहुंचते ही, वह सीधे खाद्य कंटेनरों को कैंटीन में ले जाकर परोसना शुरू कर सकता था। यहाँ की कैंटीन में हीटिंग सिस्टम भी था। हालांकि ये उसके खाने के डिब्बों के ब्रांड से अलग थे, लेकिन इनका आकार लगभग एक जैसा था और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता था। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि सचिव झांग ने ओल्ड होंग और उनकी पत्नी को दोपहर में ही भेज दिया था, ताकि बाई ये कार्यभार संभाल सकें। बाई ये के कार्यालय से निकलते ही, कोई परिणाम जानने के लिए गया। पुष्टि मिलने पर कर्मचारी खुशी से झूम उठे।
उनमें से दर्जनों लोगों ने वास्तव में बाई ये के हाथ का बना खाना ज्यादा नहीं खाया था। भले ही कैंटीन का खाना बहुत अच्छा न हो, लेकिन पेट भरने के लिए उन्हें और क्या चाहिए था। ये लोग ऐसे घरों से आए थे जहां भोजन का स्तर लगभग समान था। भाभी हॉर्न के हाथ का बना खाना खाकर उन्हें वह फीका लगा, घर के खाने से कुछ खास अलग नहीं। जब इन लोगों ने अपने लंच बॉक्स में परोसा गया टमाटर और गोमांस का स्टू, सफेद चावल के ऊपर तले हुए अंडे, बारीक कटी मिर्च का पेस्ट और कुछ अन्य व्यंजन देखे, तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। तो क्या कैंटीन में इस तरह के व्यंजन भी परोसे जा सकते हैं? कैफे का कार्यभार संभालने के बाद बाई ये द्वारा परोसा गया पहला भोजन सभी के दिलों पर पूरी तरह से छा गया। जो लोग पहले शिकायत कर रहे थे, उन्होंने भी खाने के बाद कुछ नहीं कहा। भाभी हॉर्न के खाने की तुलना में, जो सुअर के दलिया को उबालने जैसा था, बाई ये वास्तव में कहीं अधिक मजबूत था। इसके अलावा इसमें सभी असली सामग्रियां थीं, गोमांस के बड़े बड़े टुकड़े थे और सब्जियां ताजी थीं, जो भाभी हॉर्न के व्यंजनों के बिल्कुल विपरीत था, जहां 3 सर्विंग में सुअर के मांस का एक टुकड़ा भी मुश्किल से मिलता था। आज रात बाई ये ने बॉस झो के लिए नूडल्स नहीं बनाए, विशेषकर इसलिए क्योंकि बॉस झो की एनोरेक्सिया की बीमारी पहले ही ठीक हो चुकी थी। तो बॉस झो का भोजन एक ऐसा चावल का व्यंजन था जिसे स्वादिष्ट स्तर तक संश्लेषित किया गया था। जब बाई ये संश्लेषण कर रहा था, तो उसने विशेष रूप से अन्य चीजों को आजमाया, और सभी सामग्रियों का भूख न लगने की समस्या के इलाज पर असर नहीं हुआ। फिलहाल बाई की संश्लेषण सीमा के भीतर ऐसा प्रतीत होता है कि केवल चावल और आटा ही कारगर हैं। सब्जियों का एकमात्र मूल्य स्वादिष्ट होना था, उस स्वादिष्टता मूल्य से ऊपर अन्य कार्य भी थे। उदाहरण के लिए, एक टमाटर को जब स्वादिष्टता के स्तर तक संश्लेषित किया गया, तो उसे दोबारा संश्लेषित करने पर वह अति स्वादिष्ट टमाटर बन गया। नोट: नियमित सेवन से त्वचा गोरी और गुलाबी चमक वाली हो सकती है। हालांकि बाह्य के संश्लेषण के लिए उसके पास पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह उनका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। तो आज बॉस झो के भोजन में सामान्य व्यंजनों के साथ साथ एक चावल का व्यंजन भी था जो एनोरेक्सिया का इलाज करता था। बॉस झो चावल देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि आज रात नूडल्स का व्यंजन क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने चमकदार, सफेद, लंबे दाने वाले चावल देखे, जो मोतियों की तरह लग रहे थे, वो तुरंत निगल गया, क्योंकि उसे विशेष रूप से भूख लग रही थी। बड़े बड़े निवालों में चावल खाते हुए बॉस झो पूरी तरह संतुष्ट थे। फिर उन्होंने टमाटर से लथपथ बीफ ब्रिस्केट का एक और टुकड़ा खाया। चर्बी वाला मांस उनके मुंह में पिघल गया, और दुबला मांस टमाटर की सुगंध से सराबोर था। इस व्यंजन का अस्तित्व कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टमाटर और बीफ का मेल वाकई लाजवाब होता है। मीठे और खट्टे टमाटर के साथ बीफ का स्वाद अजीब नहीं लगता, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बॉस झो को यह विशेष रूप से स्वादिष्ट लगा, इसलिए उन्होंने सचिव झांग से एक चम्मच लाने को कहा और एक निवाला चावल के साथ एक निवाला गोमांस और उसकी चटनी खाकर एक ही बार में चावल का आधा डिब्बा खत्म कर दिया। उसने बचे हुए आधे डिब्बे चावल को उस तरह खाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि लंच बॉक्स में रखा हुआ बारीक कटी मिर्च का पेस्ट से बना तला हुआ अंडा काफी स्वादिष्ट लग रहा था। सबसे पहले उन्होंने बारीक कटी मिर्च के पेस्ट का एक टुकड़ा चखा। ये स्पष्ट रूप से तेल में तला हुआ था, तलिया और सुगंधित, इतना स्वादिष्ट कि इसे चावल के साथ अकेले भी खाया जा सकता था। सुनहरे भूरे तले हुए अंडे के साथ हल्के से छूने पर अंडे की जर्दी धीरे धीरे बाहर निकलती हुई दिखाई दी, हालांकि बहुत कम मात्रा में। लेकिन इससे बॉस झो पहले ही हैरान हो गए थे। क्या इस तले हुए अंडे को नर्म उबला हुआ भी बनाया जा सकता है? उनके सामने बैठे सचिव झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये गर्मी को अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। सचमुच, भाई लोग भाग्यशाली हैं। बॉस झो हंसे। इनमें से अधिकतर कर्मचारी कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे, और वह उन्हें नाम से बुला सकते थे। बॉस झो अपने व्यवहार में ईमानदार थे, उनका काम न केवल अच्छा था, बल्कि उन्होंने कभी भी कर्मचारियों के वेतन में देरी नहीं की। इसलिए इस साल जब उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी करने की जरूरत है, तो सभी स्वेच्छा से ओवरटाइम काम करने के लिए रुक गए, यहाँ तक कि नए साल के लिए घर भी नहीं गए। ऐसे बुजुर्ग भाइयों के समूह के लिए बॉस झो उन्हें भरपेट भोजन कराने के लिए तैयार थे। आखिरकार पर्याप्त भोजन करने से ही उन्हें शक्ति मिलेगी। बॉस झो ने भोजन का आखिरी निवाला खाया और संतुष्टि भरी डकार लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े संतोष के साथ यह भोजन किया, उन्हें ऐसा लगा मानो सब कुछ स्वादिष्ट था।
खाना खाने के बाद उसने देखा कि सचिव झांग उसे देख रहे हैं और बॉस झोऊ ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? बाई ये ने कहा कि आपकी भूख की बीमारी ठीक हो गई है बॉस, इसलिए आज का भोजन साधारण है। आपको कैसा लगा और क्या स्वादिष्ट? बॉस झोऊ ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी, मेरी भूख मिटा दी गई है और अब साधारण खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम कल मेरे लिए कुछ व्यंजन बना सकती हो? हाँ, कल, आज तो मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता डकार। निर्माण स्थल की कैंटीन में, चूंकि सभी लोग खाने के लिए कतार में लगे थे, इसलिए काम सामान्य से थोड़ा तेज चल रहा था। लोगों ने खुद ही सफेद चावल परोसे, जबकि बाई ये और जियांग हाओ ने चम्मच लेकर एक एक करके व्यंजन परोसे। कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्होंने कुछ चीजें नहीं खाईं, बाकी सभी ने लगभग एक एक चम्मच लिया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खा लिया। आधे घंटे से कुछ अधिक समय में सभी लोग गर्मागर्म खाना खा रहे थे। बाई ये ने जियांग हाओ को रसोई का दौरा कराया और पाया कि उसमें उपकरणों की कमी थी, यहाँ तक कि उसकी वर्तमान रसोई जितनी अच्छी भी नहीं थी, इसलिए उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। आंगन की रसोई में खाना पकाने से थोड़ी अधिक गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिली, क्योंकि उसकी प्रणाली की गतिविधियों को दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। हालांकि बाई ये ने फिर भी एक और व्यक्ति को ढूंढने की योजना बनाई। पहला, नाश्ता बनाने में मदद करने के लिए, जैसे दलिया पकाना और अचार बनाना। दूसरा, दोपहर और रात के खाने के लिए चावल पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए बाई ये सीधे आंगन की रसोई से खाना बनाती थी। बाई ये ने इस बारे में सचिव झांग को बताया, जिन्होंने तुरंत उन्हें किसी से मिलवाया। वो उनके एक कर्मचारी की पत्नी थी। वो अपने पति के बारे में चिंतित होने के कारण उसके साथ निर्माण स्थल पर गई थी और आमतौर पर कपड़े धोने और सफाई करने में उसकी मदद करती थी। निर्माण स्थल पर रहने की जगह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक महिला होने के नाते वहां उसके लिए करने लायक ज्यादा काम नहीं थे। वो केवल छोटे मोटे काम करती थी और आमतौर पर अपने पति के साथ खाना खाती थी। बाई ये ने उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जताई। सचिव झांग ने तुरंत किसी को उसे बुलाने के लिए भेजा। वो कैफेटेरिया के एक कोने में थी। वो एक ऐसी महिला थी जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास लग रही थी। दिखने में वो बहुत आकर्षक नहीं थी, लेकिन वो और उसका पति दोनों साफ सुथरे थे। किसी महिला के आसपास होने से चीजें दूसरों की तुलना में अधिक साफ सुथरी और व्यवस्थित रहती थीं। जब सचिव झांग ने उन्हें स्थिति समझाई, तो वह तुरंत उत्साहित हो गईं और बोली, सच में? सच में, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, बड़ी बहन? मेरा नाम बाई जिंग है। जिंग का अर्थ है शांत। बाई ये हंसते हुए बोली, बड़ी बहन, हम एक ही परिवार से हैं। कैसा रहेगा अगर आप सुबह उठकर दलिया बनाने में मेरी मदद करें, फिर छोटे मोटे पकवान वगैरह बनाएं, दोपहर और रात के खाने के लिए चावल पहले से पकाकर रखें और यहाँ की साफ सफाई में भी मदद करें। मैं आपको हर महीने 2500 रुपये दूंगी, कैसा रहेगा? ये तो बहुत ज्यादा है। बाई जिंग ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, इस छोटे से काम के लिए 2000 बहुत ज्यादा हैं। मैं आमतौर पर निर्माण स्थल पर छोटे मोटे काम करती हूँ और लगभग 1000 कमा लेती हूँ। अगर आप मुझे इतना देंगे, तो मैं इसे करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, 2000 रुपये प्रति माह, जिसमें भोजन भी शामिल है, बाई ये ने कहा। सचिव झांग ने अभी अभी जिक्र किया था कि वो आमतौर पर अपने पति के साथ भोजन साझा करती हैं, जो निस्संदेह पैसे बचाने के लिए होता है। एक बार का भोजन, भले ही उसमें थोड़ा अतिरिक्त चावल परोसा जाए, 2 लोगों के लिए कैसे पर्याप्त हो सकता है? इसलिए बाई जिंग बहुत दुबली पतली थी। बाई ये के बोलने के बाद बाई जिंग थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, मैं ये कर दूंगी। ऐसा मददगार पाकर बाई ये को काफी राहत मिली। उस शाम उन्होंने निर्माण स्थल से एक वाहन और 2 लोगों को उधार लिया और आंगन की रसोई से कई चावल उबालने वाले बर्तन और एक विशाल इलेक्ट्रिक राइस कुकर को इस तरफ ले आए। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद बाई ये कई बोरी चावल और आटा भी लेकर आया, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 कैटी था। बाई ये ने दलिया बनाने के लिए चावल और पानी की मात्रा के बारे में निर्देश दिए और बाई जिंग बोलने में हिचकिचाती हुई प्रतीत हुई। बहन बाई, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। बाई ये, मैं चावल उबालना, दलिया बनाना और सफाई करना जैसे काम तो कर सकती हूँ, लेकिन बाई जिंग ने झिझकते हुए ऊपर देखा, मुझे छोटे छोटे व्यंजन बनाना या इस तरह की कोई और चीज नहीं आती। तो बस इसी के लिए था, इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो आसान है। बाई ये हंस पड़ी। धीरे धीरे सीखो,
कुछ छोटी छोटी डिशेज तो बहुत ही सरल होती हैं। मैं कल अपनी खुद की लेकर आऊंगी, बहन बाई को बस दलिया बनाना है। बाई जिंग को आखिरकार राहत मिली। बाई ये ने आटे का एक बड़ा टुकड़ा गूंथा और उसे प्लास्टिक रैप की एक परत से ढक दिया। कैंटीन में हीटिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन दफ्तर में थी और वह कर्मचारियों के छात्रावास से जुड़ा हुआ था। बाई ये ने सचिव झांग का अभिवादन किया और आटे से भरे बड़े बर्तन को दफ्तर के बगल वाली पेंट्री में रख दिया। सचिव झांग ने उन्हें एक अतिरिक्त चाबी भी दे दी, क्योंकि सचिव झांग आमतौर पर बॉस झोऊ को लेने के बाद आते थे, जो अक्सर 10 बजे के बाद होता था। बाई ये और जियांग हाओ के लौटने के बाद उन्होंने पहले से अलग रखे गए व्यंजनों को दोबारा गर्म किया, क्योंकि वे अब और खाना बना रहे थे और उनके पास बचा हुआ खाना था। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा टमाटर वाला बीफ ब्रिस्केट बनाया था, इसलिए बहुत सारा बच गया था, इसलिए उन दोनों ने एक एक बड़ा कटोरा लिया और साथ में खा लिया। बाई ये, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ खाना क्यों न बनाऊं? जियांग हाओ ने अचानक कहा। बाई ये को कुछ आभास हुआ, उसने जियांग हाओ की ओर देखा, लेकिन उसने कहा, तुम मेरे भाई हो, अगर तुम आकर मेरी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। बाई ये को पता था कि जियांग हाओ का बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना था। यह एक अभिनेता का सपना था, न कि किसी सेलिब्रिटी का सपना। वे दोनों जूनियर हाई स्कूल से ही सहपाठी थे, और हाई स्कूल में भी वे सहपाठी और रूममेट थे, गरीबी से बंधे हुए दो रूममेट। इसलिए बाई ये जियांग हाओ के बारे में बहुत कुछ जानता था, जैसे कि एक अभिनेता तैयारी करता है, कि उसकी पुरानी प्रति, जिसे उसने एक पुरानी किताबों की दुकान से खरीदा था। उन युवा, भोले भाले दिनों में, उनका सीमित खाली समय जियांग हाओ को टीवी शो या नाटकों के क्लासिक दृश्यों का लगन से प्रदर्शन करते हुए देखने में व्यतीत होता था। ये कहना ही पड़ेगा कि जियांग हाओ में प्रतिभा थी और उनका व्यक्तित्व भी विशिष्ट था। अगर उन्हें मौका मिले तो वे अभिनेता बन सकते हैं, भले ही उसने एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में शुरुआत की हो। कुछ ही दिन पहले तक जियांग हाओ में इस उद्योग के प्रति भरपूर उत्साह था, तो अचानक वह इसे क्यों छोड़ना चाहता है? बाई ये को लगा कि कोई न कोई समस्या जरूर है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं पूछा। कुछ देर सोचने के बाद बाई ये ने कहा, संयोगवश कल दोपहर मुझे कुछ काम है। क्या तुम मेरे काम निपटाने के लिए बाहर जाते समय लंच परोसने में मदद कर सकती हो, और काम खत्म होने पर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी? कैसा रहेगा? ठीक है। बाई ये ने कल खरीदे हुए साधारण अंडों को उबालने के लिए एक बर्तन में डाल दिया। ठंडे पानी से ठंडा करने और धोने के बाद उसने उन्हें एक एक करके तोड़ा। मुख्य रूप से यही काम जियांग हाओ ने किया, जबकि बाई ये ने मसालेदार पानी के एक बर्तन को दोबारा उबाला, जिसमें नमक, मिश्री, सोया सॉस, स्टार अनीस, चाय की पत्तियां और अन्य सामग्रियां मिलाईं। जब सारे अंडे फूट गए, तो उन्हें एक छोटे से मधुकोशनुमा कोयले के चूल्हे पर रात भर धीमी आंच पर पकाया गया। इसी बीच बाई ये ने अपना छोटा सा क्लासरूम खोला और तुरंत ही एक सपने में खो गया। रात शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी। बाई ये सुबह जल्दी उठ गई। अब उसे दिन में 3 बार भोजन तैयार करना पड़ता था। उन्होंने कल सचिव झांग से पूछा था कि निर्माण मजदूर आमतौर पर 7 या 7:30 बजे काम शुरू करते हैं, इसलिए उन्हें 7 बजे से पहले नाश्ता तैयार रखना होता है। बाई जिंग चावल की दलिया बनाने के लिए जिम्मेदार थी, और तली हुई आटे की स्टिक्स के लिए आटा भी पहले से तैयार कर लिया गया था। बस एक छोटी सी साइड डिश बनानी बाकी थी। पूर्वोत्तर चीन में कई तरह के साइड डिश मिलते हैं, लेकिन सबसे पारंपरिक और किफायती व्यंजन है पत्ता गोभी का अचार। अचार वाली पत्ता गोभी थोक बाजार से खरीदी गई। बाई ये की पत्ता गोभी स्वादिष्ट थी। पानी निचोड़कर धोने के बाद उसने उसे बारीक बारीक काट लिया। फिर उसने एक बड़ा चम्मच गरम तेल गरम किया, उसमें मुट्ठी भर हरी मिर्चें काटकर डाली और तुरंत गरम तेल को कटी हुई पत्ता गोभी के ऊपर डाल दिया। पल भर में रसोई तेल, मिर्च और खट्टेपन की सुगंध से भर गई, जो घर के परिचित स्वाद में तब्दील हो गई। अभी 6:30 ही बजे थे, और दोनों ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। चाय वाले अंडे, कटी हुई अचार वाली पत्ता गोभी और किण्वित टोफू का एक जार कार में रख दिया था और सीधे निर्माण स्थल की ओर चल पड़े थे। निर्माण स्थल अभी खुला नहीं था, लेकिन बाई ये की कार को देखते ही सुरक्षा गार्ड तुरंत गेट खोलने के लिए बाहर भागा। सुरक्षा गार्ड ने भी कैफेटेरिया में खाना खाया, और कल के खाने ने उसे बहुत प्रभावित किया, जिससे वह बाई ये और जियांग हाओ के प्रति बहुत उत्साहित हो गया। रसोई का दरवाजा खुला था और अंदर गर्मी थी। बाई जिंग पहले ही आ चुकी थी।
बाई ये को देखकर बाई जिंग ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, बाई ये दलिया तैयार है। ठीक है, उस बड़े बर्तन को गर्म करने में मेरी मदद करो और उसमें एक बाल्टी तेल डाल दो। निर्देश देने के बाद बाई ये दफ्तर में गई, फिर रसोई में गई और आटे से भरा बर्तन वापस ले आई। बर्तन ठंडा नहीं था और अंदर रखा आटा वाकई पूरी तरह से फूल गया था। बाई ये और जियांग हाउ ने मिलकर काउंटर पर प्लास्टिक रैप की एक परत बिछाई। इससे सफाई करना आसान हो गया, वे बाद में इस परत को हटा सकते थे। बड़े तले हुए आटे के टुकड़ों को तलना उनके गृहनगर की एक विशेषता थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लगभग हर परिवार अपने अपने तरीके से इन्हें तलता था। बाई ये ने तेल का तापमान लगभग सही पाया और फिर सीधे 2 टुकड़े तल दिए। तलने के बाद वे देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। तुम दोनों पहले खाना खा लो, मैं अब आधिकारिक तौर पर तलना शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक 7 बजे कुछ फुर्तीले कर्मचारी अपने लंच बॉक्स लेकर कैंटीन में आने लगे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें खुशबू महसूस हुई और उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। पहले वे कैफेटेरिया में ही नाश्ता करके काम चला लेते थे। सुबह चावल की दलिया मिलती थी तो उसे अच्छा माना जाता था, आमतौर पर उन्हें अंडे का सूप मिलता था। उसमें अंडे की कुछ बूंदें और खीरे के टुकड़े तो थे, लेकिन गंध बहुत तीखी और मछली जैसी थी। उन्हें पता नहीं था कि इसे कैसे बनाया गया था। अगर वे इसमें थोड़ा सिरका और तिल का तेल नहीं मिलाते, तो गंध को बिल्कुल भी छुपाना मुश्किल था। लेकिन ओल्ड हॉन्ग और दंपत्ति कंजूस थे। पहले तो वे श्रमिकों को अपनी पसंद के मसाले डालते हुए निर्मम भाव से देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने तिल का तेल हटा दिया और केवल सिरका ही रखा, जिसे उन्होंने पानी से पतला कर लिया था। मुख्य भोजन की बात करें तो तले हुए आटे के टुकड़े कभी नहीं बनते थे। उन्हें बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना और तलना बहुत झंझट का काम था, जिसमें पैसा और मेहनत दोनों लगती थी, इसलिए बूढ़ा हॉन्ग और दंपति उन्हें नहीं बनाते थे। इसलिए उनके नाश्ते में या तो बचा हुआ चावल होता था या फिर बचे हुए उबले हुए बंस। कभी कभार एग फ्राइड राइस मिल जाता था, लेकिन वह भी एग ड्रॉप सूप की तरह ही मछली की गंध से भरपूर होता था। रसोई से अब जो सुगंध आ रही थी, वह सामान्य थी। नाश्ता पौष्टिक होने के बावजूद सीमित मात्रा में ही दिया जाता था। पोरीज को दोबारा भरा जा सकता था, प्रति व्यक्ति एक चाय अंडा और प्रति व्यक्ति 2 तली हुई आटे की स्टिक। उन 2 तली हुई आटे की छड़ियों को कम मत समझिए, वे काफी बड़ी थीं। भले ही वे पूरी तरह से भरी न हो, फिर भी उनमें दलिया तो था ही। इसके अलावा खमीरयुक्त टोफू और अन्य व्यंजन भी थे, जिन्हें लोग स्वयं ले जा सकते थे। बाई ये ने सीधे खमीरयुक्त टोफू का एक पूरा बैरल खोल दिया। 10 किलोग्राम के एक थोक बैरल की कीमत लगभग 100 युआन थी, जिसमें लगभग 300 से 320 टुकड़े होते थे। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक टुकड़ा भी ले, तो भी यह बैरल पर्याप्त होगा। सभी लोग कतार में लग गए, पहले बाई जिंग से दलिया लिया, फिर अपनी पसंद के व्यंजन और किन्वित टोफू लिया, एक चाय अंडा लिया और फिर जियांग हाओ के पास जाकर 2 तली हुई आटे की स्टिक ली। आज सचिव झांग और बॉस झोऊ का भी जल्दी आना एक दुर्लभ घटना थी। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कमरे में फैली सुगंध को महसूस किया और सभी के चेहरों पर खुशी के भाव देखे। सचिव झांग ने परोसे गए व्यंजनों और तेल के बड़े बर्तन को देखा और थोड़ा अवाक होकर बोले, लिटिल बाय, हम हर दिन ऐसे तो नहीं खाएंगे, है ना? आज सुबह का खर्च 1000 युआन से ज्यादा रहा होगा, है ना? क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा है? आज पहला दिन है, इसलिए हमें अच्छे से खाना होगा। नुकसान तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा कमा नहीं पाएंगे। सचिव झांग ने आह भरी। ये सिर्फ कम कमाई की बात नहीं थी, बल्कि शायद बिल्कुल भी कमाई न होना था, है ना? बेशक उसे यह नहीं पता था कि बाई ये को जो कीमत मिलेगी उससे उसे नुकसान नहीं होगा। बॉस झो के मन में भी यही विचार आया। उन्होंने बाई ये को ध्यान से देखते हुए आंखों में मुस्कान लिए कहा, छोटे बाई, हमें 3 बार खाना परोस दो। आ रही हूँ। बाई ये ने जल्दी से 6 तली हुई आटे की स्टिक्स तली। अभी आटा बचा है, मैं कुछ और तल सकती हूँ। और किसे चाहिए? क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया है? बॉस झो ने पलटकर पूछा। क्या तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो? कैफेटेरिया में हंसी मजाक के बीच बाई ये ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से बचे हुए बड़े पकौड़े तल दिए। बाई ये, जियांग हाओ और बाई जिंग ने 7 या 8 पकौड़े आपस में बांटे, फिर दलिया लेने गए, साथ में कुछ साइड डिश और किन्वित टोफू भी मंगवाया। बड़े बड़े पकौड़ों पर किन्वित टोफू फैलाकर खाना एक ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन था जिसे बाई ये छोड़ नहीं सकता था।
बॉस झो और सचिव झांग नाश्ता लेकर कार्यालय लौटे, जहां 30 वर्ष की आयु की एक खूबसूरत, स्टाइलिश महिला उनका इंतजार कर रही थी। गलत फहमी मत पालिए, वह रखेल या इस तरह की कोई चीज नहीं थी, बल्कि बॉस झो की वैध पत्नी थी। पत्नी, खाने का समय हो गया है। अरे वाह, आपके कैफेटेरिया का नाश्ता तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? अपनी शालीन उपस्थिति के बावजूद वह महिला काफी उत्साही थी। उसने हाथ धोए और तुरंत खाने के लिए एक बड़ा सा पकौड़ा उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद मेरे बचपन की याद दिलाता है। देखकर ही पता चलता है कि इसमें कोई अजीबोगरीब मिलावट नहीं है। भाभी, पहले हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थीं। ये सब लिटिल बाई के कैफेटेरिया संभालने के बाद हुआ है, सचिव झांग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में एक अंडा छील रहे थे। ये लिटिल बाई, मैं अभी उसे धन्यवाद देने ही वाला था। पहले मुझे ये नाश्ता चखने दीजिए। बड़े पकौड़े तवे से निकलते ही सबसे अच्छे लगते थे। चावल की खिचड़ी कोई खास नहीं थी, ये बस साधारण खिचड़ी थी, इसलिए किसी को इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन कटी हुई अचार वाली पत्ता गोभी के साथ ये सचमुच स्वादिष्ट था। श्रीमती झो ने न केवल अपना दलिया खाया बल्कि बॉस झो के दलिया का आधा हिस्सा भी छीन लिया। बॉस झो ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरी ला दूंगा। छोटे बदमाश, ये तो बस आधा कटोरा दलिया है। अगर ये स्वादिष्ट व्यंजन न होते, तो क्या मैं तुम्हारा दलिया पीने की जहमत उठाती? श्रीमती झो ने अपने पति पर आंखें घुमाई और उनकी नजर बगल में रखे चाय वाले अंडे पर पड़ी। चाय में पका अंडा छूने पर अभी भी गर्म था, और उसे छीलने के बाद अंदर सोया सॉस के रंग की दरारें दिखाई दे रही थीं। श्रीमती झो ने एक निवाला लिया और कहा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, सब कुछ स्वादिष्ट है। ये लो, तुम्हारे लिए। इसे अपने आधे कटोरे दलिया के बदले में चुकाओ। बॉस झो ने अपनी पत्नी के हाथ से आधा अंडा लिया और उसे एक ही बार में खा लिया। कुछ देर चबाने के बाद उन्होंने कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम क्यों नहीं खा रही हो? ये स्वादिष्ट है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा एनोरेक्सिया ठीक हो गया है, और यह किसी गंभीर बीमारी से उबरने जैसा है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। सच बताओ, बॉस झो को इस बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। वे एक दूसरे को दशकों से जानते थे। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पेट में अभी भी जगह होती तो मैं इसे आपको दे देता? सामने बैठे सचिव झांग ने हल्की सी हंसी हंसी, फिर अपना सिर नीचे कर लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। कैसा है? छोटी बाई की खाना बनाने की कला तो वाकई कमाल की है ना? दोपहर के भोजन के लिए रुकिए और इसे चखिए। ठीक है, मैं सच में आना चाहूंगा। लेकिन आज सुबह मेरा एक तय कार्यक्रम है। वह कौन? जी हाँ, श्रीमती झो ने अधीरता से कहा। 11 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है। बाई ये और जियांग हाओ ने पेट भर खाना खाने के बाद सफाई में मदद करना चाहा, लेकिन बाई जिंग ने उन्हें जाने के लिए मना लिया। अगर आप दोनों ये सब कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? कृपया, कृपया, मुझे ये 2000 युआन लेने में थोड़ा और निश्चिंत होने दीजिए। बाई ये और जियांग हाओ दोनों को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, बहन बाई, हम आपको परेशान करेंगे। बस तेल को ठंडा होने दीजिए, और अगर सुविधा हो तो कृपया आटे का एक बैच गूंथने और खमीर उठाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, चिंता मत करो। बाई ये के लौटने के बाद उसने दिन के दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू कर दी। व्यस्त रहते हुए जियांग हाओ ने उससे पूछा, बाई ये, क्या तुम्हें उस सुबह के नाश्ते में नुकसान हो रहा है? नहीं, मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा। उस बाल्टी में से किण्वित टोफू के लगभग 30 टुकड़े बचे थे, जिन्हें बाई ये वापस ले गया। वो कल किण्वित सुआ का मांस बना सकता है। नाश्ता भले ही कितना भी भव्य क्यों न लगे, असल में उसका खर्च नियंत्रण में था। अंडे अब सस्ते नहीं हैं, थोक में एक बॉक्स की कीमत 40 किलो है, जबकि मुझे 6 युआन 50 में अंडे खरीदने पड़ रहे हैं। सुबह एक पूरा डिब्बा इस्तेमाल हो गया, जिसमें 315 अंडों की कीमत 265 युआन थी, यानी प्रति अंडा औसतन 85 सेंट। मसाले के पैकेट और कल के बचे हुए कुछ अंडे के टुकड़ों की कीमत मिलाकर भी कुल खर्च लगभग 1 युआन ही हुआ। किण्वित टोफू के एक टुकड़े की कीमत लगभग 30 सेंट होती है, और उसमें अचार वाली पत्ता गोभी मिलाने पर कुल कीमत 50 सेंट भी नहीं होगी। बड़े पकौड़े देखने में तो बहुत सारे आटे और तेल से बने लगते हैं, लेकिन बाहर बिकने वाले एक पकौड़े की कीमत सिर्फ 2 या 3 माओ होती है।
भाई ये के पकौड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कीमत 50 सेंट तक नहीं पहुंचती। आखिर में चावल की खिचड़ी और ईंधन के अलग अलग खर्चे भी हैं। भाई ये ने चावल और आटा दोनों को सबसे कम कीमत पर खरीदा और फिर उनका संश्लेषण किया। संश्लेषण के बाद न केवल गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि कीमतें भी बाजार से सस्ती हो गईं। प्रति व्यक्ति 3 युआन से भी कम खर्च आया और 300 लोगों के लिए तो 900 युआन से भी कम। फिर भी सभी ने खुशी खुशी पौष्टिक और भरपूर भोजन किया। इस गर्माहट से उन्हें बाद में काम करने के लिए और अधिक ऊर्जा मिलेगी। जियांग हाओ को ये सुनकर राहत मिली कि यह राशि 900 से कम थी और बाई ये का औसतन प्रतिदिन का भोजन बजट 7005 युआन था। जब तक आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक तो ठीक है। आप दोपहर के भोजन में क्या बना रहे हैं? कल मैंने 100 किलो चिकन जांघें खरीदी। ये बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन 3-4 किलो तो पहले से ही तैयार हैं। दोपहर के खाने में मुख्य व्यंजन ब्रेस्ट चिकन जांघें होंगी। मैं सूखे झींगे के साथ विंटर मेलन, टमाटर और अंडे का व्यंजन, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस और एक मसालेदार स्टर फ्राई हॉट पॉट भी बनाऊंगी। मसालेदार स्टर फ्राई हॉट पॉट में कुछ भी डाला जा सकता है, बशर्ते कि इसका बेस अच्छी तरह से तला हुआ हो। ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होता है। मुख्य रूप से बाइये ने कल कई नए सब्जी विक्रेताओं को अंतिम रूप दिया था और उनके द्वारा खरीदी गई और उपहार के रूप में प्राप्त सब्जियां थोड़ी मिश्रित थीं। अलग से व्यंजन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने उन सभी को एक साथ मिला दिया। वहां खुली हुई फूलगोभी, सलाद पत्ता, सुआ का मांस, चौड़ी सेवई, 1000 परत वाला टोफू, सूखा टोफू, शिटाके मशरूम, सलाद पत्ता, समुद्री शैवाल, छोटा पालक, ग्लूटेन बॉलर्स, बटेर के अंडे और साथ ही मिश्रित हॉटपॉट मीटबॉल्स का एक बड़ा पैकेट था। अकेले इस पैकेट का वजन 20 किलोग्राम था और बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर यह एक विशाल बर्तन बन गया था। क्योंकि चिकन की जांघें अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती हैं, इसलिए बाइये ने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें धीमी आंच पर तब तक पकाया जब तक कि वे लगभग हड्डी से अलग न होने लगें। दूसरी ओर उन्होंने तेल गरम किया और गरम बर्तन के तले को खुशबू आने तक भूना। बाइये ने इसमें हरी प्याज, अदरक और लहसुन जैसी कुछ सुगंधित सामग्री भी डाली। अंत में उन्होंने अधपकी अवस्था में उबली हुई विभिन्न सामग्रियों को डालकर तेज आंच पर भूना। आंच बंद करने के बाद हरी सब्जियां डाली गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने तले हुए लाल तेल से मसालेदार, सुगंधित रंग सोख लिया। ये व्यंजन आकार में ज्यादा कम नहीं हुए और तलने के बाद भी एक बड़ा बर्तन पूरी तरह भर गया। आखिरी खाने के डिब्बे में भी ये सब समा नहीं पाया। सौभाग्यवश चूंकि बाई ये अब अधिक व्यंजन बना रहा था, इसलिए उसने पहले ही बॉस झो से इस बारे में चर्चा कर ली थी और पहले के 8 व्यंजनों को बदलकर वर्तमान में 5 व्यंजन बना रहा था। न तो मालिक झो को और न ही कर्मचारियों को कोई आपत्ति थी, उन्हें बस अच्छा पेट भरने वाला खाना चाहिए था। उन्हें व्यंजनों की कोई निश्चित संख्या नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे अंततः उतनी ही मात्रा में खाना खा लेते। निर्माण स्थल पर बर्तन ले जाने के बाद बाई ने जाने का बहाना ढूंढा। हाउजी, बहन बाई, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। ठीक है, दोनों ने जवाब दिया। यहाँ ज्यादा काम नहीं था, बस उबले हुए चावल को नीचे खिसकाना था, जिसे मजदूर खुद ही परोस लेते थे। 2 लोग मिलकर खाना परोसने का काम संभाल सकते हैं, इसमें 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाई के जाने के बाद वह सीधे फिल्म और टेलीविजन सिटी के लिए रवाना हो गया। ये दिन के समय सुलभ था, इसलिए बाई सीधे उस फिल्मांकन स्थल पर चले गए जहां वे पहले जा चुके थे। एक दृश्य की शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ अतिरिक्त कलाकारों को आराम करते देख बाई उनके पास गए, उन्हें कुछ सिगरेटें दी और उनसे बातचीत शुरू कर दी। जब वे एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए, तो बाई ने अनायास ही पूछा, इतने सारे अतिरिक्त कलाकारों के साथ होने से क्या कोई विवाद नहीं होगा? उसके बगल में सिगरेट पी रहे व्यक्ति ने तुरंत कहा, ओह बिल्कुल, कल यहाँ लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।